बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। और इसी के साथ जो है ईद की तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। आपको पता है कि ईद उल अजहा जो है वो बिल्कुल अब करीब है। जानवरों की खरीदो फरोख्त के हवाले से हमने देखे कि मवेशी मंडियां जो हैं वो सजाई गई हैं, लेकिन एक लिहाज से मैं ये भी देख रही हूँ कि जितनी गर्मी पड़ रही है और जिसकी वजह से जो है लोग उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो स्पेशली जानवरों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसमें जितना आप इंसानों का होता है ना कि एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए माजरत के साथ, उसी में ये होता है कि आपको जानवरों का भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए इस गर्मी के मौसम में जो है। स्पेशली जैसे यहाँ पर हमारे जो इक़दाम किए जाते हैं इंतज़ामिया को, उस हवाले से जो है वो चेक एंड बैलेंस जो है वो लाजमी रखना चाहिए ताकि लोगों के लिए भी आसानियाँ हो सकें और जानवर भी जो है ना वो कंफर्टेबल रहें। अच्छा, अभी आज सुबह ही मैं देख रही थी कि एक बहुत ही अफसोसनाक जो वाक़या देखने में आया कि एक ऊँट जो है वो किसी वडेरे के जो है वो फसलों में चला गया और उसने उसकी जो है वो टांग काट दी ऊँट की। और वो बेचारा जानवर जो है वो बहुत ज़्यादा आहो पुकार के साथ तकलीफ़ में। और मुझे समझ नहीं आती कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स जानवर पर रहम नहीं करता वो हम में से नहीं। तो रहम की बात जब आती है, जब जुल्म की बात आती है, तो इंसान को कभी भी जुल्म के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए, खामोश नहीं रहना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात आते हैं जिसमें हमने देखा है कि जानवरों के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है। वैसे भी वो कहते हैं ना, जानवरों को आप जितना प्यार देंगे, जितना एक एहसास का रिश्ता होता है, इंसान को हमेशा जो एहसास है वो जिंदा रखना चाहिए। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ हैं जी शबीर फ़खरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं टैक्स बार एसोसिएशन मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रूही के एंकर पर्सन हसन मलिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप हसन? ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, जिसके साथ अभी हम बात के टॉपिक करेंगे हसन के साथ, तो आपको पता है क्राइम के हवाले से बात होगी। क्राइम की बीट है, प्रोग्राम्स भी इनके इसी से रिलेटेड होते हैं। तो इस टाइम जो है वो पुलिस क्या इकदाम कर रही है, क्योंकि ईद उल अज़हा के हवाले से जो है इस टाइम क्या प्लान्स हैं, सिक्योरिटी के हवाले से भी बात करेंगे। और साथ ही जो है हम इस टाइम क्राइम की सूरत हाल पर भी बात करेंगे कि क्या चल रही है। तो सर से जानेंगे हम बजट के हवाले से। और सबसे जो इस टाइम अहम बात है कि पेट्रोल की कीमतों में जो है वो कमी की गई है। 10 रुपये और कुछ पैसे जो है वो पेट्रोल कम किया गया है। लेकिन हम कहते हैं ना, जहां इतना हम बजट में देख रहे थे टैक्सेस की भरमार कर दी गई थी, वहां ये इतना सा रिलीफ जो है ना वो उससे कोई आवाम को खासी खुश नजर नहीं आ रही। इस पर हम बात करेंगे सर से। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रूही टीवी को मुबारकबाद देता हूँ और उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया। और साथ ही बजट जो हमारा 2024-25 का जो फेडरल का आया है, उसमें बज़ाहिर तो यही है कि उसके असरात बड़े नेगेटिव, यानी कि हमारे एक आम पब्लिक के ऊपर और हमारी इकॉनमी पे जाएंगे। साथ ही साथ कल रात को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ रद्द-ओ-बदल किया। एक अच्छा इक़दाम है, बेशक ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है रिलीफ लोगों को मिला है। और वो भी ख़ास तौर पर ईद के इस पुरमसरत मौके पे जिसकी आमद है। और साथ ही उन्होंने इंडस्ट्री के लिए भी एक थोड़ा सा रिलीफ दिया है कि बिजली की कीमतों में भी कमी की गई है, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है ना वो बुरी तरह मुतासर हुआ था। अब हमारी जो कॉस्ट है ना वो बहुत इंक्रीज़ हो रही थी, जिसको हम इंटरनेशनल मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को compete नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड वगैरह से। तो ये कुछ इक़दाम सही है, लेकिन मैं इसके साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि जो इक़दाम कल आया ये एक रिएक्शन था जो कि बजट के ऊपर एक पब्लिक और इंडस्ट्री की तरफ से आ रहा था। उसको मद्देनज़र रखते हुए किया गया कि क्या ही अच्छा होता कि अगर ये बजट के मौके पे ये ऐलान किया जाता तो उसका
एक इम्पैक्ट बड़ा डिफरेंट आना था। एनी हाउ ये हुकूमत की अपनी तरजीहात होती हैं, जो भी है उन्होंने बेहतर किया। बाकी जहाँ तक आप देख जो बजट का एक इन्होंने एक टारगेट रखा है 18,887 बिलियन का टारगेट है हमारा, जिसमें से हमारा रेवेन्यू कलेक्शन है जो इन्होंने एफबीआर को दिया है 12,970 बिलियन। एज कंपेयर टू इंक्रीज है तकरीबन 40% जो 2023-24 का रिवाइज जो एफबीआर का टारगेट 9,252 बिलियन। तो ये प्रेजेंट जो इस वक्त एफबीआर का रेवेन्यू कलेक्शन है इसमें भी शॉर्टफॉल है। मेरी समझ में नहीं आती कि आने वाले साल में इसको किस तरह से मीट करेंगे जब। और वो एक मैं आज से पेपर पर पढ़ रहा था तो उसमें एक्सपेक्टेड है कि जी 12,000 बिलियन तक का टारगेट वो अचीव कर सकते हैं, फिर भी 970 बिलियन का उनका डेफिसिट रहेगा जो 2024-25 के लिए। इसमें बजट में जो एक सेक्टर सैलरीड क्लास है ना, उसको बिल्कुल क्रश किया गया है। इतनी तनख्वाहें उसमें टैक्स लगाया गया है कि आम आदमी तो इंक्रीज 25% ज़रूर किया है, 25% गेट 16 तक और 17 to 22 का 20% तक इंक्रीज किया है। साथ ही उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए। हाँ। और बिजली का कल ही इन्होंने नेपरा ने 5 रुपीज समथिंग उन्होंने उसकी एक्सेप्टेंस दी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर आप कुछ रिलीफ दे दें, कुछ लोगों को सुख का सांस लेने दें। हाँ। इतनी जल्दी यानी कि ठीक है हम कमिटमेंट्स हैं गवर्नमेंट की आईएमएफ के साथ, आईएमएफ की किस्त लेनी है, उसके बाद पता नहीं ये कैसे वो करेंगे, बहुत मुश्किल हालात यानी कि वो हो जाएंगे। इसमें दूसरा बजट में जो एक सबसे अहम बात है कि जितना रेवेन्यू हम टारगेट किया हुआ है कि ये 18 बिलियन समथिंग का 9,775 रुपए इंटरेस्ट और हमने किस्तें पे करनी है। और इसमें डिफेंस का जो आपने रखा है 2,210 बिलियन का डिफेंस बजट है। और उसको आप कंपेयर करेंगे अपना एजुकेशन और हेल्थ, वो बड़ा एक मैग्नीट्यूड यानी कि वो उस एलोकेशन की है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी कौम की तरक्की देखनी है ना, इन दो सेक्टर पे चले जाएं, एजुकेशन और हेल्थ पे। लेकिन बदकिस्मती है हमारी, हम तो इससे ही महरूम है। अच्छा जी, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा जी, हसन से जानेंगे। हसन, ईद उल अजहा के हवाले से जो है इस टाइम काफ़ी तैयारियां चल रही हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे कि इस टाइम सिक्योरिटी की क्या हालात हैं मवेशी मंडियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले तो ईद की आमद है। आप देखें, जो ही ईद की आमद हो या कोई ऐसा मौका या ओकेजन हो, तो उसमें जहाँ एक जानिब हर शख्स अपनी ईद की तैयारियों में या अपने उस ओकेजन को इंजॉय करने के लिए तैयारियां कर रहा होता है, तो वहीं दूसरी जानिब जितने क्रिमिनल हजरात हैं ये भी एक्टिव हो जाते हैं। सिंपल से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करें एक हमारा इवेंट आता है 23 मार्च का, 14 अगस्त का, मुहर्रम है, ईद उल अजहा है, ईद उल फित्र है, या इसके अलावा भी कोई इवेंट आता है, तो अब हर शख्स को पता होता है कि जो बंदा मार्केट की जानिब जा रहा है यकीनन उसकी जेब में पैसे हैं, और जब उसकी जेब में पैसे हैं, वो मार्केट से आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है सामान लेकर आ रहा है, जब जा रहा है तो 100% यकीनी बात है कि उसकी जेब में पैसे हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जितने भी क्रिमिनल हजरात होते हैं वो जहां एक जानिब एक्टिव होते हैं, तो वहीं पुलिस भी उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर नजर रखती है। यानी सपोज करने, अब अगर हम मार्केट्स के हवाले से बात करें, ईद उल फित्र की अगर मैं आपको बात करूं, तो 100% बाइक थेफ्ट और जो स्नैचिंग है उसमें काफी ज्यादा इजाफा हो जाता है, क्योंकि हर शख्स को पता होता है दिन पूरा रोजा है, शाम के टाइम जब घरों से बाहर निकलना है इफ्तारी करके या तरावियां पढ़ के, तो हर बंदा मार्केट की जानिब जो भी बंदा जा रहा है मोटरसाइकिल गाड़ी पर इनमें जा रहे हैं, और जो बंदा शॉपिंग के लिए अंदर जाएगा ऑब्वियस सी बात है उसकी शॉपिंग की तरफ ज्यादा तवज्जो होगी, बाहर की जानिब नहीं होगी। ये हो गई ईद उल फित्र की बात। ईद उल अजहा पर भी कंपैरेटिवली सेम यही सिचुएशन होती है। आप ये देखें, जो बंदा मवेशी मंडी की जानिब जा रहा है, बाइक पर जा रहा है, गाड़ी पर जा रहा है, वो एक साइड पर अपनी बाइक या गाड़ी खड़ी करेगा और उसकी जेब में पैसे होंगे,
उस मौके पर क्या होता है, उस मौके पर जेब कुतरे जितने हजरात होते हैं वो बड़े होशियारी से अपना काम दिखाते हैं। और इसी के साथ ही मवेशी मंडियों में स्पेशली व्यापारी हजरात के साथ जो हाथ होता है वो ये होता है कि नकली नोट मार्केट में, जाली नोट जो होते हैं वो काफी ज्यादा कसीर तादाद में होते हैं। यानी अगर सपोज करें किसी का 2 लाख में सौदा हुआ है तो 2 लाख में वो इमीडिएटली जब नगद कैश दे रहे होते हैं तो वो इतनी अफरा तफरी होती है, वो इस तरह का स्नेरियो क्रिएट कर देते हैं कि व्यापारी को ही वो परेशान कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। व्यापारी एक होगा, लेने वाले 8 लोग होंगे, वो पूरा ही एक किस्म का इस तरह से गैंग होता है कि वो आकर एक ने पूछा इसका क्या रेट है, क्या रेट है, क्या रेट है, वो करते करते कंफ्यूज इतना कर देते हैं कि वो सिर्फ ये कहते हैं कि आप इमीडिएटली पैसे काउंट कर लें और आप हमें हमारा सामान दे दें। ये तो हो गया मंडी की हद तक। मंडी के बाहर निकलते ही क्या होता है कि चोरी हो जाते हैं जानवर। अब यूं तो नहीं होता कि सपोज करें अब हमने जिस लोडर रिक्शे में लोड करवाए हैं या जिस कैरी में हमने लोड करवाए हैं उसके साथ जितनी अब शदीद गर्मी पड़ रही है तो लोग ये कहते हैं कि यार ठीक है हमारे पीछे आ रहे हैं या हम इसके पीछे चल रहे हैं, ठीक है। रश में जूं ही कहीं वो आगे पीछे होता है तो वो रिक्शे वाला फरार हो जाता है। यानी वो इमीडिएटली हर जगह पर इंसान को मुकम्मल अपनी आंखें खोल के रखनी पड़ती हैं कि किसी भी टाइम मेरे साथ कोई भी अल्लाह ना करे हादसा हो सकता है। इसलिए लोग क्या करते हैं फिर एक जो दूसरा भी इशू है वो ये भी है कि मुल्तान में क्योंकि थोड़ी सी कंपैरेटिवली शहर से दूर मंडी लगी हुई है तो लोग जो जाते हैं, एक तो जो बंदा जा रहा है वो ये सोच कर जाता है यार मैं इतना दूर जा रहा हूँ जानवर खरीद कर ही आ जाऊंगा। दूसरा ये होता है कि यार अगर हमने 4 जानवर खरीदने हैं क्या वहां से लेना, यहाँ से लेना, मुख्तलिफ जगहों से लेने से बेहतर ये है एक ही जगह पर जाओ, पैसे लेते जाओ, 4-5 घर के अफराद चले जाते हैं और वहां से सामान लेते आते हैं। अब टारगेटेड एरिया है ना, आप ये देखें जो बंदा जा रहा है उसकी जेब में पैसे हैं, उसने वहां जाकर जानवर खरीदने ही खरीदने हैं। तो वो इस मौके पर हमें स्पेशली ये जरूरत होती है आम शहरियों को कि हमें अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। यानी या तो कुछ इस तरीके से हम पैसे रखें कि उन्हें हम जरा संभाल के रख लें, या उसके अलावा कोशिश करें कि जहां हमें धक्का लग रहा है या जहां धक्कम पेल वाली जगह है, रश वाली जगह है, वहां पर इंसान को खुद एहतियात करने की जरूरत है। एक तो ये सिचुएशन हो गई। दूसरी, अब पुलिस क्या इकदाम कर रही है। पुलिस ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जो लिया है इस मर्तबा से स्पेशली, वो उन्होंने एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट पर कैमरे लगा दिए हैं। सही, ठीक है, कि यानी पता चल जाए कि जो बंदा एंटर हो रहा है वो किस सिचुएशन में एंटर हो रहा था, उसकी हालत क्या थी, उसका हुलिया क्या था, और जब वो निकल रहा है उस टाइम उसकी सिचुएशन और उसकी हालत क्या है। यानी मुतलका थाने जितने भी लगते हैं मंडी के हदूद में या जो वैसे भी छोटी मोटी जो मंडियां लगी हुई हैं, तो वहां पर जहां एक तरफ पुलिस ने गश्त की सूरत हाल को यकीनी बनाया हुआ है, वहीं पर उन्होंने कैमराज लगाकर वहां से सीसीटीवी मॉनिटरिंग की जा रही है कि पता चल सके, अल्लाह ना करे कोई इस तरह का मिसहैप होता है तो उसे फौरी तौर पर कॉप अप किया जा सके। अच्छा, मजीद भी इस पे हम जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, जहां हम बात कर रहे हैं ईद उल अज़हा की तैयारियों के हवाले से, वहीं पर हमारी जो है वो बजट के हवाले से भी बात हो रही है। टैक्स, अच्छा जिस तरह से तनख्वाहों में टैक्स का लगाया गया है, तक ठीक है, बाकी चीज़ों में भी हम कहते हैं ना डायरेक्टली भी हम जो है वो पे कर रहे हैं टैक्स, इनडायरेक्टली भी कर रहे हैं, अब एक मज़ीद जो है वो इजाफा कर दिया गया है। अच्छा, जितने भी तनख्वाह के हवाले से हम बात करें, जो 50,000 कमा रहे हैं या 60,000 या 1 लाख के करीब, उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? तो बड़ा मतलब ये तनख्वाहदार तबका तो बेचारा पिस के रह गया ना। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, दूसरा सबसे ये है कि ये एक्चुअली डिमांड थी IMF की कि तनख्वाहदार तबका और जो इंडिविजुअल और का टैक्सेशन सिस्टम है ना बिल्कुल एक है। देखिए, तनख्वाहदार पे जहाँ पे आपने टैक्सेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाए हैं, उनको जो बेसिक एग्जाम्पशन थी ना उसमें कोई चेंज नहीं। इन्फ्लेशन देखें कहाँ से कहाँ पहुँची है, 6 लाख रुपए उनको सिर्फ एग्जाम्पशन है। उसको हमने प्रपोज किया था कि इसको आप बढ़ाएं कि पहले कि तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने वो नहीं माना क्योंकि डिमांड IMF की पूरी करनी थी। तो तनख्वाहदार तबका तो बुरी तरीके से यानी कि पिसा गया है ना। तो उसको जहाँ पे आप एक रिलीफ इंक्रीज की सूरत में दिया, उसका टैक्सेशन का सिस्टम बहुत ज़्यादा यानी कि रेट्स बढ़ा दिए,
तो उसके अलावा फिर आपने उसके लिए जो कुव्वत खरीद तनख्वाहदार तबके की ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उस मेडिसिन आपने महंगी की, उस पर आपने टैक्सेशन यानी कि ज़्यादा कर दी है। पहले 1% होता था डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर का वो सप्लाई, अब उसको 2.5% कर दिया। इसी तरह से और कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि डायरेक्ट उसका इफेक्ट एक आम आदमी पे पड़ेगा। और मसला एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी है, उसके अलावा कुछ ये फीड्स वगैरह हैं वो इंक्रीज हो गया है। उसके अलावा आपने दो चीज़ें हैं, 236G टैक्सेशन और एक 236H। इसको पहले ये एक लिमिटेड यानी का एस्पेक्ट था कि मुख्तलिफ उनको क्लास ऑफ पर्सन या पे यानी कि अब इसको भी ओपन कर दिया। तो ये चीज़ें डेफिनेटली आम आदमी पे ही पड़ेगा। तो ये नहीं कह सकता कि जी ये अशरफिया पे है, अब में से घी है हर किसी ने लेना है। तो तनख्वाहदार तबके को गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आपने जो उनको इंक्रीज दिया तो उस हिसाब से आप उसको फैसिलिटी भी दें। हाँ, अच्छा, रिलीफ तो कहीं पे भी नहीं है ना इस टाइम। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसमा, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अब्दुल अनान बात कर रहा हूँ हासिलपुर से, और आपका मैं प्रोग्राम देख रहा था तो बजट के हवाले से बातचीत चल रही थी। इसके अंदर एक चीज मैं ऐड करता चलूँ आसमा, कि 3.5 साल चुके, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। 3.5 साल जो मैंने पिछले गुजारे हैं ना आसमा, मुझे इस चीज का पता है कि वो दिन मैंने कैसे गुजारे। वो मुझे पता है कि वो मैंने घर की जो ग्रोसरी की चीजें कैसी पूरी की है। हमारी सैलरी उन सालों में 5-5% बढ़ती थी आसमा। इस दफा मैंने अपनी सर्विस में पहली दफा 25% देखा है, पहली दफा। और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि ये जो पीडीएम गवर्नमेंट आई है, इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने कुछ तो सोचा है। और इस वक्त अगर ये जो टैक्स की बातें हो रही है ना, टैक्स अगर नहीं देंगे तो कहां से हमने मुल्क को चलाना है। और दूसरी बात ये है आसमा, एक बात बता दूं, ये जो दुनिया के अंदर बातें खेल रहे हैं ना मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के कि ऐसे हो गया, ये दादोशुमार हैं, ऐसे हो जाएगा। भाई हर बंदा ये तो बात कर रहा है, लेकिन जो वो कर रहे हैं उनके ऊपर तो कोई शाबाश दे के राजी नहीं है। लिहाजा इन चीजों को देखना पड़ेगा। राज पेट्रोल सस्ता किया है, बिजली की कीमतों में अगर कहीं इजाफा हो रहा है तो वहां पे सोलर पैनल्स उन्होंने, जहां पे 70,000 की आसमा प्लेट थी, अब वो आप देखिए 20,000 पे आ गई है। क्या अब हम उतना भी नहीं अफोर्ड कर सकते? ठीक है, उन्होंने हर चीज को क्रैश डाउन किया है, ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। तो उनकी बहुत मेहरबानी है। सीएम साहिबा बड़े अच्छे स्टेप्स ले रही हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं। अब एक दफा दूध की नहरें तो कोई बहा नहीं देगा, लेकिन हमने इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, हर बंदे को करना पड़ेगा। क्यों करना है? क्योंकि ये किसी की जाती गवर्नमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। सपोर्ट अगर हम ना भी करें तो हो ही जाएगा। सपोर्ट करने की जगह हम हमारे को चाहने या ना चाहने से कोई इतना खास फर्क पड़ना नहीं है, सपोर्ट खुद ही हो जाएगा। आसमा डेफिनेटली हमें इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें जहां हमने 3.5 साल कख भी देखे, रोड्स के ऊपर किसी ने मेंटेनेंस नहीं की 3.5 साल में। आसमा आप अपने घर के रोड की हालत तो जाके देखें, हम दूर की बातें करते ही नहीं है। आप ये जो आपके गेस्ट बैठे इनसे पूछे इनके सीवरेज के क्या हालात है। लेकिन अब गवर्नमेंट आई है, अब गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नमेंट के साथ हर बंदे को खड़ा होना पड़ेगा। आप अमेरिका में जाए, यहाँ पे अमेरिका की बैठ के बातें करते हैं, यूरोप की बातें करते हैं, एक एक बंदा टैक्स के अंदर पीछा पड़ा है। लेकिन वो इसलिए यहाँ पे इनकी बातें जरा अच्छी लगती हैं कि हमारा पैसा जरा, उसका वैल्यू जरा कम है। वो जब पैसे आते हैं तो वो कहते हैं जी बड़े पैसे आ रहे हैं। हाँ हन्नान, मैं आपकी बात करूँ, यहाँ बात सारी वाकई के ठीक है, बाहर के ममालिक की बातें हो रही होती हैं, लेकिन वहाँ वो फैसिलिटेट भी तो कर रहे हैं ना। अगर वो टैक्स पे कर रहे हैं तो फिर उनको फैसिलिटीज बहुत सारी मिल रही है ना। हमें क्या मिल रहा है? हम लोग हमें बताओ, सेहत के हवाले से हमारे मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, और बहुत सारी हमारी दीगर जरूरियात हैं। जी जी, मैं जल्दी से कंक्लूड कर देता हूँ। हमें भी यहाँ पे फैसिलिटीज मिलती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बताऊँ क्या करते हैं, जब किसी इदारे में जाते हैं तो हम कहते हैं भाईजान सिर्फ हमें दे दें, बेशक चोर रास्ते से दे दें। हमने कभी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो अप नहीं किया, हमने कभी रूल्स एंड लॉ को फॉलो अप नहीं किया, कभी हमने लाइन में लगना पसंद नहीं किया, कभी हमने किसी के हक तलबी करने से गुरेज नहीं किया। जब हम ये काम खुद नहीं छोड़ते तो हमें कहां से हक मिल जाएगा? हम सिर्फ हक तलबी करेंगे। लिहाजा रूल एंड लॉ को फॉलो हर बंदे को करना पड़ेगा। कानून में हर चीज और सबको सब कुछ मिलता है।
ठीक है हनान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय का इजहार किया, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, जाहिर सी बात है जहां अगर थोड़ा रिलीफ मिल रहा है तो वो जाहिर सी बात है, हम जहाँ पे जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, आए दिन कुछ ना कुछ मसाइल रहते हैं। मतलब रोज आप सुबह उठे तो आपके लिए एक नया चैलेंज होता है जिसको आपको फेस करना पड़ता है। तो ये बड़ा आसान होता है, बहुत सारी चीज़ें, जाहिर सी बात है हुकूमत के लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। एक दफ़ा जाहिर जितने हम लोग 3 साल से इतनी चीज़ें जो है हमारी बिखरी हुई थी उनको समेटने में टाइम लगेगा, लेकिन जाहिर सी मुश्किल आवाम आखिर कुछ तासुर जो है या अपनी जो बहुत सारी चीज़ें राय का इजहार जो है वो कर देती है। अब लोग तकलीफ में भी हैं, बहुत सारे तबका जो है वो बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर हुआ है, ऐसे ही है सर? जी, इसमें आप एक कॉलर का मैंने सुना है, तो उन्होंने जो कहा है कि जी टैक्स हमें देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि टैक्स के बगैर कोई मुल्क नहीं चलता। लेकिन हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम ये है कि ये जो नॉन फाइलर्स है ना, गवर्नमेंट इस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रही कि टैक्स नेट को किस तरह से बढ़ाए। मैंने ये इन्होंने रिसेंटली एक ताजर 2 स्कीम यानी कि इंट्रोड्यूस की। आप टैक्स लेना चाहते हैं तो टैक्स उस तरह से लेके कोई खुशी से दे, हाँ। तो मैंने उनको प्रपोजल लास्ट ईयर भी दी, इस दफा भी, कि जी जब तक आप एक ताजिर या को कुछ इंसेंटिव नहीं देंगे ना, कभी भी आपका टैक्स नेट नहीं बढ़ेगा। आप टैक्स में लाएं, नॉमिनल एक अमाउंट रखें, मिनिमम यानी कि उनको टैक्स की तरफ मुतवज्जो तो करें ना। हाँ। आप शुरू में ही कह दें कि जी आपने 1250 रुपए मिनिमम देना ही देना है बिजली के बिलों में। भाई 1250 को आप पूरे साल पे लेके जाए ना, कितना बनता है? तकरीबन वो 21,000 रुपीज बिजली का ऊपर से एडिशनल टैक्स पड़ जाएगा। तो ये चीजें थोड़ा सा आप रैशनलाइज करके उसको करें। ये जो नॉन फाइलर का है, ठीक है, हमारे मुल्क में क्या हुआ है हेल्थ पे पिछले 2-4 सालों से कि लोगों ने NTN नंबर लिए सिर्फ पर्पस के लिए कि कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसको मैं NTN होल्डर पहले था, फिर ये हुआ फाइलर। उन लोगों ने जैसी तैसे वो रिटर्नें फाइल की, जिसका इनके पास FBR के पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं था उसको चेक आउट करने के लिए। बात करते हैं, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं चौधरी शाहिद सलीम, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार मुल्तान से बोल रहा हूँ। मैडम जी, क्या कहना चाहेंगे? मैडम मेरा क्वेश्चन है प्रेसिडेंट मुल्तान टैक्स बार शबीर फखरुद्दीन साहब से कि लॉ अमेंडमेंट 2024 आया था, उसमें अपील का एक राइट खत्म कर दिया था कि कमिश्नर अपील के बाद हम ट्रिब्यूनल में जाते थे और फिर हम हाई कोर्ट में जाते थे। अब इन्होंने कर दिया है कि कमिश्नर अपील के फौरन बाद आप जाएंगे हाई कोर्ट में, और उसकी अपील फीस 50,000 रुपए रख दी है, जो पहले 100 रुपए होती थी। अब छोटा टैक्स पेयर जिसको 1,50,000 5 लाख टैक्स लगता है इलीगली, वो अगर अपील में कमिश्नर अपील साहब के पास जाता है और वो रिजेक्ट कर देता है तो स्टेट वे उसे 50 रुपए अपील फीस रेफरेंस के लिए हाई कोर्ट में देनी होगी और फिर वकील को फीस देगा। वो कैसे बेचारा करेगा? तो ये एक फंडामेंटल राइट था कि एक टैक्स पेयर को 3 अपील के चांस मिलने चाहिए थे, कमिश्नर अपील, एपलेट ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट। एक उसमें से छीन लिया गया है। तो मेरी सदर साहब से भी गुजारिश होगी कि इस पे रोशनी डालें कि आया ये टैक्स पेयर के साथ सही करें ये लोग। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर, ये शाहिद साहब का जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है। इससे पहले ये रिसेंटली यानी कि अप्रैल में इन्होंने टैक्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2024 इंट्रोड्यूस किया। उसका बैकग्राउंड ये था कि गवर्नमेंट को ये कहा गया कि जी 27 अरब रुपए 27,000 अरब रुपए और हमारे इसमें अपीलों में फंसे हुए हैं। उसको स्पीड अप करने के लिए इन्होंने क्या किया कि लोगों का पहले वो 3 यानी कि अपील के राइट्स होते थे, उस रिड्यूस करके 2 कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक असेसमेंट हुई है 10 लाख रुपए, तो मैं उसके खिलाफ कमिश्नर अपील के पास जाता था, वो अब भी बाकी कायम है। लेकिन अगर मेरी वो अपील वहाँ पे रिजेक्ट हो जाती थी तो पहले हम जाते थे एपलेट ट्रिब्यूनल, इनलैंड रेवेन्यू, वो फोरम हमें ख़त्म करके डायरेक्ट हाई कोर्ट में कर दिया, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी। और वो रेफरेंस की फीस जो है ना 50,000 रुपीज़। देखें
एक आम आदमी, एक आम टैक्स पेयर जिसका 2 लाख रुपए अगर टैक्स लगा हुआ हो तो वो 50,000 तो पहले फीस भरे, फिर जो उसके डॉक्यूमेंट्स के खर्चे, वकील के की फीस, वो सब मिला के उसके साथ ये बहुत ज्यादती की है। तो हमने अपने बार लेवल्स पे, पाकिस्तान टैक्स बार लेवल ने इस पर एहतजाज किया कि जी ये आपने क्या, यानी कि कोई इसमें आपकी लॉजिक है जो एक हम फंडामेंटल राइट है उसको आप खत्म कर दें, तो ये नाइंसाफी है। और इंशाल्लाह इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बार्स लेवल पे इसको किसी तरीके से इस मसले को हल किया जाए। सही, मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि महकमा सिविल डिफेंस के अफसरान जो हैं, इनकी गफलत के बायस जो एहलकार हैं, उनकी ईद पर तनख्वाहें जो हैं वो उनको नहीं मिली, वो उनसे भी महरूम हो गए। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे हसन? ये बड़ा हॉट इशू था जिसको सबसे पहले हाईलाइट करने वाले भी हम लोग थे, यानी रोही के प्लेटफॉर्म पर ये हाईलाइट हुआ था कि जो सिविल डिफेंस के रजाकार हैं वो पिछले 6 से 7 माह की तनख्वाहों से महरूम हैं। उनका एहतजाज भी हमने रिकॉर्ड किया, हमने मुतलका अफसरान का भी मौक़िफ़ लिया और उसके बाद ये कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर तक भी हमारी बात पहुंची, वहां से फिर वो फाइनेंस सेक्रेटरी तक, और वो यानी जितना भी मैकेनिज्म था वो उनकी वहां से तनख्वाहें रिलीज हो गई ड्यू टू प्लेटफॉर्म ऑफ रोही। उसके बाद अब 6 माह की तनख्वाहें रिलीज हो गई उनकी। अच्छा, अब आप ये देख लें, इन 6 माह में गुज़िश्ता ईद भी गुजरी है, उस पर भी वो जितने रजाकार थे वो तनख्वाहों से महरूम थे। उस टाइम तक 4 माह थे, अब हो गए 6 माह टोटली। अब 6 माह के बाद उनकी ईद उल अजहा पर, बड़ी ईद पर, उन्होंने कहा है कि तमाम मुलाजमीन के लिए, तमाम रजाकारों के लिए तकरीबन 262 रजाकार हैं, 262। और अब आप ये देखने, अगर 260 लोग हैं, 262 लोग हैं, तो 262 लोग नहीं है, 262 खानदान हैं जिनकी ये ख्वाहिश होगी, उम्मीद होगी कि जी हमारे घरों में हमारे वालिद को, भाई को, जिसको भी तनख्वाह मिलेगी तो हम ईद की शॉपिंग भी कर सकेंगे, हम अपने घर का सर्कल भी चला सकेंगे। रिलीज हो गए फंड्स वहां से। फंड्स रिलीज होने के बाद हुआ क्या, यहां पर जो ही आए हैं तो जितने भी बैंक ऑफ पंजाब के उनके लोगों के अकाउंट्स थे उसमें तो अफसरान की मिली भगत के साथ ट्रांसफर हो गए हैं, बाकी दीगर जितने भी बैंक्स में थे वहां पर ट्रांसफर नहीं हो सके। यानी कल तक की लास्ट डेट थी, यानी बैंक खुले हुए थे सारे, आज भी कुछ बैंक्स खुले होंगे, लेकिन सिर्फ अब पॉइंट जो है हमारा वो सिंपल सा ये है कि आप ये देखें कि फंड्स आ भी गए, तनख्वाहें आ भी गई, लेकिन उसके बावजूद भी उन तक नहीं पहुंचे। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही है? जी, ये मरीम नवाज से बात हो सकती है? आप आंसर नहीं है आप? नहीं, मरीम नवाज से अभी कैसे बात हो सकती है आपकी? देखिए, उन्होंने ये टीवी पे बताया कि किसका 100 यूनिट होगा उसे 1 प्लेट फ्री मिलेगी। हमारा तो इतना बिल घर में ना एसी चल रहा है ना कूलर चल रहा है। एक हुमैरा मलिक का नाम क्या है, एक फारूक और एक खालदा के नाम का बिल, इतना बिल उन्होंने दे दिया है। 15,000 एक का आया है, 11,000 एक का आया है। हम गरीब कहाँ जाए? अभी आप क्या कहना चाहती हैं इस हवाले से? ये खुदकशी करवाना चाहते हैं तो वो हम कर लेते हैं। अल्लाह रहम करे। इस तरह के हालात, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हरगिज़ कि आप हो गए। लेकिन खुदकुशी आपको पता है कि हराम है इस्लाम में भी, और सबसे पहले तो है वो कहते हैं हालात का मुकाबला करना चाहिए इंसान को। ये देखें, हालात मुकाबला हम कर रहे हैं ना, ये मजबूर हमें कर रहे हैं कि आप ना खुदकशी कर लो, हमारी बिजली भी कुछ बचत हो जाएगी। अच्छा, उससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ना। आप अगर कोई इस तरह का स्टेप लेंगे, इससे हुकूमत को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। आप सफर करेगा तो आपका खानदान सफर करेगा, पीछे फैमिली होगी, तो ये तमाम चीजें इंसान को सोचनी चाहिए। मैं दिल की मरीज हूँ, मैं कूलर भी नहीं चला सकती। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आप अपना ख्याल रखें। इस तरह के जो आपका नंबर आ रहा था, रूही चैनल पे नंबर आ रहा था, मैंने इसलिए आपको फोन किया है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। हमारी कुछ करें, मदद करें हम ये हमारी। जी इंशाल्लाह जरूर जो है, जो लोग सुन रहे हैं, हुक्मरान तक भी आपकी बात जो है वो हम कोशिश होती है हमारी इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो है ना। में रहते हैं, ठीक है, मुल्तान में, ठीक है, पुरानी तहसील है इधर,
उस्मानाबाद कॉलोनी से मैं बात कर रही हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, मतलब जाहिर सी बात है लोगों के हालात इतने सख्त हैं, जाहिर सी बात है जिसकी तनख्वाह अगर 20,000 होगी या 18,000 होगी या कोई 10,000 कमा रहा होगा या दिहाड़ीदार मजदूर होगा, तो उस हवाले से उन लोगों के लिए जो है वो मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। मतलब एक वक्त की रोटी खाना भी जो है लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है। अच्छा, एक तबका ऐसा है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मांग के भी रहे, उसको यह है कि यार टैक्स देना है नहीं देना, अब बिजली महंगी हो रही है नहीं हो रही, गैस का बिल आ रहा है या नहीं आ रहा, उन्हें इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मुतासिर हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, हम जैसे लोग हैं, वो हम मुतासिर हो रहे हैं। जो हम कमा रहे हैं दिन, अब जाहिर सी बात है लोगों के लिए अब क्या है कि गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी, बिजली महंगी होगी है तो बिल आएंगे तो वो हमने देने हैं। तो हालात जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है वो मुश्किल ज़रूर है, लेकिन खुदारा उसके साथ साथ आपने अपना ये भी ख्याल रखना है कि कोई इस तरह का स्टेप नहीं उठाना जिससे आप अपने आप को तकलीफ पहुंच जाए। मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगा। मुझे एक बात याद आ गई है, मैंने बचपन में कहीं पढ़ी थी कि सबसे ज़्यादा इंसान के लिए मुश्किल लम्हा कौन सा होता है। वो इंसान के लिए ये होता है कि गुर्बत में बीमारी आ जाए। हाँ। यानी आप गरीब हों, गुर्बत की सिचुएशन में सफ़र कर रहे हों और फिर आपको बीमारी आ पकड़े। हाँ। तो उस टाइम पर इंसान के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल लम्हा होता है। ना इंसान किसी के आगे हाथ फैला सकता है, ना किसी को डिस्कस कर सकता है। अपना पेट काट कर अपने पेट पर पत्थर बांध के इंसान कोशिश करता है कि मैं सरवाइव करूं। बीमारी अल्लाह ना करे लंबी हो जाए तो उसमें इंसान फिर मायूसी की ही तरफ चला जाता है। इंसान ये कहता है यार ना मेरे पास खाने के लिए कुछ है, ना मेरे पास पहनने के लिए कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो फिर सारा का सारा जो खर्चा है, जितनी मैं कमा रहा हूँ या जो कुछ भी कर रहा हूँ, वो सारा तो लग रहा है मेरी बीमारी पर। इससे बेहतर ये है कि इंसान कोई अल्लाह ना करे, वो फिर इंसान के जहन में नेगेटिव थॉट्स आती हैं। नेगेटिव थॉट्स ही इंसान को लीड करती हैं टुवर्ड्स, कोई शख्स फिर इसी हालात की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, कोई नेगेटिव वे को यूज कर लेता है, नेगेटिविटी भी बढ़ जाती है। अच्छा जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आसमा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं निगत बोल रही हूँ। अब आपकी आवाज से मुझे पता चल जाता है कि निगत कॉल कर रही है। अच्छा। ये बेटा सबसे पहले तो आपको, आपकी टीम को एडवांस ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपके प्रोग्राम की तो जाहिर बात है तारीफ करनी है, बेहतर से बेहतर होता जा रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, खुशी होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका ये जो एंकर आए हुए हैं आज, हसन मलिक जी जी जी, इनका प्रोग्राम जो मुजरिम कौन रखता है, यकीन जाने हमें पूरा हफ्ता इस प्रोग्राम का इंतजार होता है। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, इनको इसके लिए मुबारकबाद देनी थी। जज़ाकल्लाह जी, खैर मुबारक। दूसरा ये कि मतलब आप जनूबी पंजाब के छोटे छोटे इलाकों को यानी ये जाना और उनके हाईलाइट करना और उनको दिखाना, और दूसरी अहम बात ये है कि उसमें ना ये चले जो लवाहिकीन होते हैं उनके साथ तो हुआ होता है जो मामला, लेकिन ये इतना उनके साथ क्या कह सकते हैं डूब के करते हैं प्रोग्राम के अच्छा लगता है, और उनके लिए इंसाफ की फराहमी की अपील करते हैं। और सबसे अहम बात ये है कि जो इनके प्रोग्राम के एंड में और इंट्रो में ये एक नसीहत करते हैं सब लोगों को कि आप अपनी फैमिलीज का इस तरह से ख्याल रखा करें। यकीन जाने बहुत अच्छा लगता है। आपके ये जो नौजवान जितने भी आ रहे हैं सब बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत और शुक्रिया। खासकर हसन मलिक का ये प्रोग्राम हमारी पूरी फैमिली को यकीन जाने पूरा हफ्ता इंतजार होता है इनके प्रोग्राम का। सही है। तो इनको भी इस बारे में बहुत हमारी दुआएं भी हैं, और अल्लाह करे बेहतर से बेहतर अल्लाह इन्हें तरक्की दे। बस बेटा यही कहना था, और आपके प्रोग्राम का भी आप भी बहुत आज अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, मोहब्बतों का शुक्रिया। खुश रखे, आपके चैनल को तरक्की दे। अल्लाह हाफिज। हमारी रेगुलर कॉलर हैं जी, और निगत जब भी आती हैं बड़ा प्यार और बड़ी दुआएं देती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और आज तो हमें लगा हसन की जो है ना फैन फॉलोइंग जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब ये देखें, ये जितने भी लोग हैं वालदा मोहतरमा की जगह पर होंगी, मेरी बड़ी बहन की जगह पर होंगी, तो यकीनन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये लोग हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। ये हमें नहीं पता होता, हम सिर्फ स्क्रीन पर आ रहे होते हैं, नहीं पता होता कौन कहाँ से बैठकर देख रहा है और कौन कितनी दुआएं दे रहा है, ये नहीं पता होता। मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि हम लोग
फेस ऑफ सोसाइटी हैं, हम लोग आईज और हम लोग एयर्स ऑफ सोसाइटी हैं। हम लोग जो दिखाएंगे बताएंगे वही ही सोसाइटी को पता चलेगा। कोशिश होती है कि इंसान नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी को प्रमोट करे। मैं अपने प्रोग्राम में भी कोशिश करता हूं कि एक मैसेज दूं, जरूर पूरे प्रोग्राम के एंड पर मैं ट्राई होती है मेरी कि मैं लोगों को बता सकूं कि आज का जो हमने आपको प्रोग्राम दिखाया इसका मकसद क्या था। आपको नेगेटिविटी दिखाकर आपको प्रोवोक करना मकसद नहीं था हमारा कि आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, बल्कि आपको दिखाकर ये समझाना और मैसेज देना मकसद था कि अगर आप ये काम करेंगे तो आप कानून के दायरे में आकर आप भी सफर करेंगे, आपकी फैमिली भी सफर करेगी। यकीनन इनकी दुआओं के मोहब्बतों के हम बेहद मशकूर हैं, ममनून हैं इनके। अल्लाह ताला इन्हें भी सलामत रखें हमेशा। ये लोगों की मोहब्बत है कि और उनका देखें, वो बिल्कुल हसन ने कहा कि हम तो स्क्रीन के सामने बैठे हैं, लेकिन लोग जो देख रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या है इस प्रोग्राम के मुतालिक, क्या कि बड़े अच्छा उन्होंने कि जी बताया कि वो जो मोहतरमा कॉलर थी कि जी इस मौके पे ये मतलब ये जो हमारे चैनल्स पे जो प्रोग्राम होते हैं ना, ये बहुत कुछ चीज़ें आया करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, किस तरीके से उसको हमने सॉल्व करना है। तो ये एक अच्छा इक़दाम है और रूही का कि वो मॉर्निंग शो में ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, कॉल ड्रॉप आज तो बहुत सारे कॉलर्स आ रहे हैं। जहाँ हसन आते हैं कॉलर्स बहुत सारे बढ़ जाते हैं हमारे साथ। अच्छा जी, अभी मजीद भी बातचीत होगी नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा हसन, आपने ईद की तैयारियां कर ली हैं? ईद की तैयारियां हो गई हैं, जानवर खरीद लिए हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। क्योंकि बचपन से मैं आपको बताता चलूं, बचपन से ही यानी अभी मैं काफ़ी छोटा था और दादाबू ना तकरीबन 1-1.5 माह पहले जानवर खरीद लेते थे। उस टाइम सर्दियां थी, उस टाइम तो देखभाल भी हम बहुत अच्छे तरीके से करते थे। अब चूंकि गर्मियां भी आ गई हैं, लेकिन अभी भी जानवर खरीद लिए हैं, जानवरों की देखभाल कर रहे हैं, लगाव हो जाता है। इनफैक्ट कुर्बानी क्या होता भी वैसे यही है कि आपने जो उनके साथ आपका एक टाइम स्पेंड और आप उसका लुक आफ्टर करते हो, एक जानवर का ख्याल रखते हो और फिर उसको अल्लाह की राह में जो कुर्बान करना, इसी चीज यही ही जज्बा और यही ही इनफैक्ट डेफिनेशन ऑफ कुर्बानी है कि आपकी जिस चीज के साथ मोहब्बत हो, उनसियत हो, जिस चीज के साथ आपने जिसको पाला पोसा हो, उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करें, ये कुर्बानी है। कुर्बानी हमें दर्द ही इसी चीज का देती है। तो जानवर खरीद लिए, उनकी देखभाल करें। टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है, लेकिन कोशिश ये होती है कि उन्हें प्यार करने, उनकी देखभाल करने और फिर उसके बाद। जानवर महंगे थे या सस्ते? जानवर ठीक थे, थोड़ा सा आपको पता है मेरे करना तो पड़ता है, बहस तकरार करनी पड़ती है, तो ठीक नॉर्मल है। मंडी इस टाइम नॉर्मल है। सर आपने तैयारियां जी जी बिल्कुल जी, बजट को देख के आपने भी तैयारी देखें, बात ऐसी चीजें होती हैं कि जो हमारी मजहबी रिवायात हैं या जो उसको हमने मद्देनजर रखने करना होता है। बजट इसमें कोई नहीं, साल में हम बहुत कुछ ऐसे कर देते हैं जो कि हमें हमारे बजट में नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मंडी ठीक है, प्राइस भी मुनासिब, मैंने कल ही वो किया। तो ये बल्कि एक और भी ये कुर्बानी हमें जो मैं सुनता हूँ कि कुर्बानी उसमें उस वक्त ज़्यादा मज़ा आता है जब आपने खुद जानवर जाके परचेज किया हो। आप अपने किस कसाई को कह दे या किसी अपने अजीज को यार मेरे लिए ले आना, वो मज़ा नहीं आता। लेकिन जब तक आप उसको खुद जाके नहीं खरीदेंगे ना, तो वो कुर्बानी, मैं कहता हूँ कुर्बानी कबूल ही उसी वक्त हमारी और होती है। तो खुद चांद रात को जो है ना मैं निकली हुई होती हूँ अब्बा जी के साथ जो है, और लास्ट टाइम भी मैं खुद ही लेकर आई थी। तो यार ये आपको ये भी एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी होती है, इसमें भी आपको पता होता है कि जी आप जा रहे हैं, जानवर को जो है वो लेकर आ रहे हैं, उसमें भी आपकी मोहब्बत होती है। अच्छा सर, FBR के हवाले से भी जाना है, उसमें कुछ आप समझते हैं कि इस्लाहात करने की जरूरत है? देखें जी मैडम, FBR में इस्लाहात की बहुत शदीद ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि जो हमारे मौजूदा फिनांस मिनिस्टर उस पर काफ़ी जोर दे रहे हैं और गवर्नमेंट का भी है कि जी डिजिटलाइजेशन की तरफ हम जाएं, और उस सिलसिले में इन्होंने बाकायदा कोई फंड भी मुख्तस किए हैं। वो क्योंकि अब मुझे उसके साथ ये है कि जब ये आप करेंगे तो आप FBR में प्रोफेशनल्स लोगों को लाएं। इस वक्त क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली कोई डॉक्टर आ रहा है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर आ रहा है,
यार उनका क्या काम है इस प्रोफेशन में? अच्छा, ये वो अनाड़ियों को बिठा दें आप, और जैसे अभी बहुत सारे कसाई भी मिल जाएंगे ना अनाड़ी की रिलेटेड लोगों को लेके आए। और बल्कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम ऑफिस जाते हैं ना तो उनसे पूछते हैं यार आपने क्या आपकी क्वालिफिकेशन? किसी ने MA इस्लामियात, MA मुताला पाकिस्तान सोशल, मतलब ये इस फील्ड नहीं है उनका। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से FBR और गवर्नमेंट को कहूंगा कि आप इसमें प्रोफेशनलिज्म को इंडेप्थ करें, ताकि उनको पता होगा कि ये हमने इस महकमे को किस तरीके से चलाना है। दूसरा इस मौके पे मैं कि हमारा इस वक्त क्या हो रहा है कि 2018 टाइम बार हो रहा है 30 जून को। इस 5 साल का पीरियड होता है, रिटर्न फाइल करने के बाद आपको 5 साल दिए जाते हैं। मई और जून के महीने में वो तमाम जनाब आप नोटिस दे रहे थे, और नोटिस देने का टाइम पीरियड होता है FBR के रिकॉर्ड में कि 15 दिन मिनिमम, यानी कि टाइम 2 दिन 3 दिन का टाइम दे रहे हैं कि जी आप इस नोटिस की कंप्लायंस करें। हाउ इट इज पॉसिबल कि जब मेरे मसलन 50 केस में मुझे नोटिस आ रहे हैं जब मुझे पता ही नहीं है, तो मैं किस तरह से उसको, तो वो सिस्टम को भी जरा आप देखने की जरूरत है FBR को कि अफसर ये 5 साल में उनको क्यों नहीं ख्याल आया कि यार ये हमने फाइलें देखनी है। तो ये चीजें, और जो इस्लाहात बिल्कुल देखें इस वक्त माशाल्लाह अच्छी, यानी कि पे इस FBR दे रहा है, अलाउंसेस भी दे रहे हैं, तो उनको प्रोफेशनल को लेके आए आप। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे यहाँ जो है ना बहुत सारे इदारे इस तरह के हैं जहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं समझती हूँ वो उस इदारे के लिहाज से परफेक्ट नहीं होते, मतलब उनको उस लिहाज से कोई चीज़ें पता ही नहीं होती। इसी तरह हमारी बहुत सारी चीज़ें हम जब देखते हैं ना, अपनी सियासत में भी बहुत सारे ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनको बिल्कुल हाव-नो नहीं होती कि किस तरीके से जो है वो मुल्क को चलाना है या उसकी चीज़ों को देखना है। तो फिर क्या होता है, उसके बाद जो है हम इदारों की जो सूरत हाल देख रहे होते हैं, फिर वहाँ पर हमें करप्शन भी नज़र आ रही होती है, वहाँ पर हमें फंड्स के हवाले से भी मसाइल आ रहे होते हैं, वहाँ हमें स्टाफ के हवाले से भी मसाइल आ रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह की नज़र आती हैं कि फिर हम कहते हैं कि, फिर मैं आती हूँ कि हमेशा कहती हूँ सवालिया निशान हमारा जो है ना वो हमारा होता है कि क्या करना है आगे, क्या इस सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। सर, कोई मैसेज देना चाहें, ईद भी करीब है, इस हवाले से भी? मैं इस मौके पे गवर्नमेंट को एक तजवीज़ दूंगा टैक्सेशन के हवाले से कि आप लोगों को जहन में जब तक ये नहीं डालेंगे कि हमें टैक्स देना चाहिए, उसके लिए मैंने बहुत अरसे से मेरे जहन में है कि गवर्नमेंट को इसको मिडिल लेवल से आप एक सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस करें टैक्सेशन को 8th क्लास से मैट्रिक, ताकि बच्चों को जब आप शुरू से जहन में होगा ना कि टैक्स देना है, तो उनको भी पता होगा कि इसके फायदे नुकसानात दोनों बताएं। लेकिन कौम बगैर टैक्स के नहीं चल सकती। बिल्कुल, ये नॉन फाइलर का हमारे मुल्क में जो चक्कर चला हुआ है वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है। आप ठीक है, इस दफा इन्होंने बहुत टैक्सेशन कर दी है नॉन फाइलर्स के लिए, तो वो उस चीज को बजाय उसको आप लोगों को राग़िब करें। इसमें बदकिस्मती से क्या होता है कि हम किसी चीज को इंट्रोड्यूस तो कर दिया, लॉ में ले आए, उसको जब तक आप लोगों को उसको बताएंगे नहीं कि भाई ये किस तरह से आपने इंप्लीमेंट करना है अपने प्रोफेशन में या कहीं पे भी, तो किस तरह से आप वो करेंगे। तो मेरा गवर्नमेंट को और FBR को है कि आप जरा इसको पब्लिकली एडवर्टाइज करें, इसके सेमिनार्स करें, जो भी आप इम्प्लीमेंट लाना चाहते हैं, जो भी आप तरामीम लेके आए लोगों को बताएं, ताकि ना हो ये नहीं कि जी आज आपने उसको ऐलान किया और जनाब 1 जुलाई से आप उसको इम्प्लीमेंट कर दें। अब इन चीज़ों का गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं आता। ताजिर दो स्कीम का आप देख लें कि इस बुरी तरीके से फेल हुई है, यानी कि जो पहले फिगर आ रही थी कि जी जब उसकी डेडलाइन थी 30 अप्रैल, सिर्फ 2000 लोग उसमें गए। अब उसमें कुछ बेहतरी आई है कि 20,000 यानी कि लोग आ गए। तो जब तक आप प्रॉपरली उसको स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के उसको नहीं करेंगे, तो ये इस तरह के इकदाम ना करें कि बाद में हुकूमत को सुक्की उठानी पड़े। बिल्कुल ऐसे ही है।
अच्छा, पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं तो हसन, पेट्रोल की कीमतों से आपको भी कुछ थोड़ी रिलीफ में वो खुशी हुई है कि नहीं हुई? 10 रुपए जो है वो कम हो गया। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो कॉलर ने एक बात की थी, बड़ी अच्छी बात थी, हमें एज अ कौम सुधरने की जरूरत है। हमें एसओपीज को और कानून को फॉलो करने की जरूरत है। देखें, 10 रुपए जहां हम 280, 90 का भी डलवा रहे थे, 10 रुपए 5 रुपए कम हो रहे हैं, यकीनन खुशी की बात है। बढ़े तो इंसान को तकलीफ होती है, कम हो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहे हैं। मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे पाकिस्तान के हालात एक एक्सट्रीम लेवल तक गए हैं, और फिजिक्स कहती है कि जब एक चीज अपने पीक की जानिब जाती है वहां जाकर स्टेबल हो जाती है, फिर उसके बाद ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। तो मेरा इस बात पर ईमान है कि हमारा मुल्क एक्सट्रीम लेवल तक गया और अब ग्रेजुअली इंशाल्लाह डिक्रीज होगा। ईमान है मेरा इस बात पर। चलिए, इंशाल्लाह इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सभी दुआ गो हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो का हिस्सा बने और इस हवाले से डिस्कशन रही। और हसन, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर व आफियत के साथ गुजरे। ईद उल अज़हा के हवाले से जो है वो तैयारियां भी आपकी ज़ोरों शोर से चल रही होंगी। आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं तो उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ सबसे पहले जो है फौजिया शाहीन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी आर्टिस्ट एसोसिएशन से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, समझ लें कि हमारे यहाँ जो है ना वो आर्टिस्टों की टैलेंट की बात करें तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टैलेंट यहाँ पर पाया जाता है। तो लकी खान आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। आज हम जो है आर्टिस्टों के हवाले से बात करेंगे। इस टाइम मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ जो है क्या क्या मसाइल हैं, किस तरीके से उनको बेहतर किया जा सकता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा इस हवाले से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि हमारे यहाँ फ़न की कदर नहीं की जाती। बदकिस्मती है हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो इसका शिकार भी रहे हैं। बहुत सारे लेजेंड्स जो हैं वो इस दुनिया से चले भी गए हैं। तो आज हम ईद उल अज़हा के हवाले से भी बात करेंगे, इनकी तैयारियां शायरियाँ, इनके काम के हवाले से भी बात होगी, इनके एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो फौजिया से जानते हैं। फौजिया, क्या हाल चाल है? गर्मियों को किस तरीके से एंजॉय कर रही हैं? पहले तो हाल बहुत अच्छे हैं मुल्तान में, आपके सामने है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ। गर्मी एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरा, ईद की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? ईद की तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही हैं, रिकॉर्डिंगों में चल रही हैं। जैसे कि बकरा हम खरीद रहे हैं कि आर्टिस्ट बकरा कैसे खरीदते हैं। हाँ। वो उसकी भी रिकॉर्डिंगें की हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स के लिए भी, और अपनी जो हमारे यूट्यूब चैनल्स है उसके लिए भी, जितने मुल्तान में हैं चैनल 2-3 गिनती के बच्चे उनके लिए भी। तो तमाम ही आर्टिस्टों को इकट्ठा किया। मेरा काम ही यही है, जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। और जितने भी मसले मसाइल होते हैं, कहीं पे किसी आर्टिस्ट की ज़रूरत है तो हम हाजिर हैं। तो कहीं पे कल भी था, PTV पे शो था, तो आर्टिस्ट जो है टाइम पे नहीं पहुंच सके क्योंकि उनका शो पोस्टपोन हो गया था। फिर इवनिंग टाइम उन्होंने रखा, तो फिर कल 2 शो थे। तो बड़ा सरदर्द था कि कैसे आर्टिस्ट कंप्लीट होंगे, कैसे होगा ये। फिर सारी चीज़ों को लेके साथ चलना पड़ता है। सही। अच्छा, लकी खान से भी जानते हैं। जाहिर सी बात है ईद के हवाले से आपकी भी तैयारियां चल रही होंगी। जाहिर सी बात है ड्रामाज में भी आपका जो है वो भी काम इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, ऐसे ही है? लकी जी, तैयारी ड्रामे का जो हमारा स्टेज का जो काम है ना, इसमें हमें तैयारी करनी पड़ती है। ये नहीं कि ईद के हवाले से, क्योंकि लाइव काम है, उसमें हमें नए से नया काम दिखाना पड़ता है। उसके लिए रिहर्सल हमारी कंटिन्यू रहती है। और जैसे कि बात करें गर्मी की, मेरी कोशिश गर्मी में ये होती है कि मैं आउट ऑफ सिटी ड्रामा करूं, मुल्तान में ना ही करूं। जैसे पिंडी शहर है और साहिवाल हो गया या उकाड़ा हो गया, क्योंकि मुल्तान में ना हम ड्रामा जब करते हैं ना तो घर से निकलते हैं, थिएटर तक आने तक मोटरसाइकिल पे गर्मी होती है, फिर वापस ही जाते हैं, 100 मसले मसलते। आउट ऑफ सिटी होते होटल बिल्कुल थिएटर के करीब लेते हैं, ड्रामे के टाइम शो थिएटर निकले, वरना अपने रूम में। तो मेरी अक्सर यही कोशिश है। अभी मैं जैसे बता रही थी फौजिया जी, कल चैनल से फ़ोन आया था, मैं आउट ऑफ सिटी था, तो
मेरी कोशिश है कि मैं मुल्तान में काम ना करूं। अभी भी मेरी कोशिश यही है कि मैं ड्रामा ईद पे जो है ना मैं मुल्तान में ना करूं। अच्छा, सिर्फ गर्मी की वजह से आप? हाँ जी, गर्मी की वजह से। चले जी, हमारे गर्मी को भी एंजॉय करना चाहिए यहाँ पे, जाहिर सी बात है। गर्मी की वजह से ना उन्होंने हेयर स्टाइल भी चेंज हाँ, मैं वही कहती आपको, बल्कि परसों हमारी रिकॉर्डिंग थी तो बड़ा अच्छा स्टाइल था वो भी। परसों तो मैं पिंडी से आया था, मैं वहाँ ड्रामा कर रहा था। एक हमारी आर्टिस्ट है सुंबल खान, अल्लाह उसकी ज़िंदगी करे, वो भी हमारे साथ पिछले 2 वीकों में वो भी हमारे साथ थी पिंडी। तो वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। उसके पास जो अल्लाह उसका भला करे, अल्लाह उसको और दे, उसके पास गाड़ी बिल्कुल न्यू गाड़ी है, मतलब बम्बाटू AC उसका। तो उसकी मेहरबानी वो अपनी गाड़ी पे इधर उधर मरी शरी ले जाती थी, घुमाने फिराने ले जाती थी। तो वो फिर आ गई किसी और मतलब स्टेशन पर ड्रामा करने में, वो पिंडी था। तो वहाँ पे एक सिचुएशन ज़िंदगी में ऐसी हुई कि मैं मरता मरता फौजे जी बचा हूँ। वो हमारी एक आर्टिस्ट सुंबल खान ले गई घुमाने फिराने के लिए। वहाँ पे ना एक किश्ती के साथ रस्सा बंधा होता है, पीछे पता नहीं क्या कहते हैं उसको, जो पीछे बांध के हवा में उड़ता है। चेयर लिफ्ट होती है नहीं, जो हवा में उड़ता है वो पैराशूट। पैराशूट। वो उन्होंने मुझे उड़ाया हवा के अंदर, समंदर के बीच में ना, दरिया के बीच में। अब उसको जो लैंड करते हैं मुझे पता नहीं किस तरह उतरता है। उसने मुझे आवाज मार रही है, ऐसे कर भाई ऐसे कर। अब मैं ऊपर हूँ, वो नीचे है, मुझे आवाज ही नहीं आ रही। वो भाई वो जब उन्होंने रोका ना, वो पानी के दरमियान में सेंटर के अंदर घम, वो मैं इतना पानी के अंदर गया ना, तो पीछे उसने देखा ना वो ड्राइवर ने कि भाई ये तो बीच में डूब रहा है। उसने फिर रेस दिया, वो जो पीछे जो बंदा हुआ था ना सामान, क्या कहते हैं उसको, पैराशूट जो भी था वो, मैं उसको बोरा बोलता हूँ। मैं वो पानी में डूबने लगा था, वो बच गया। फिर उसने रेस दिया, फिर मैं वहां में उड़ गया। फिर वो भाई उसने बड़ी तरीके से साइड पे लेके आया, मैं सारा गीला हो गया। पर गीले होने की खैर है, पर अल्लाह ने जिंदगी बचा दी। जो पीछे मेरा बांधा हुआ ना सामान उन्होंने, वो बड़ा वजनी था, उससे मैं निकल नहीं सकता था। वो बंदा भी इस तरीके से था कि बड़ा मतलब, क्योंकि वो काफी हैवी होता है ना, पैराशूट हवा में जब जाता है तो वो काफी बड़ा वो हो जाता है। वो हवा के बगैर जो है वो कम उसका होता है, लेकिन वजन उसका काफी ज्यादा होता है। अल्लाह माफ करे, ने जिंदगी दी। और बाहर खड़े थे सब आर्टिस्ट, मेल फीमेल, वो बाहर दुआएं कर रहे होंगे, वो दांत नहीं कर रहे। चलिए, अल्लाह ताला ने आपको जो है वो इस तरह आपको जिंदगी एक नई दी है, बचत हो गई। आगे ड्रामाज में जाहिर सी बात है इन्होंने परफॉर्मेंस भी देनी थी। अच्छा, ये बताएं लकी, काम के हवाले से किस तरह चल रहा है? काम के हवाले से मुल्तान के थिएटर, मुल्तान के स्टेज पे जो है ना एक लॉबी चल रही है। एक प्रोड्यूसर है, उसका एक फेवरेट डायरेक्टर है, उस डायरेक्टर के एक फेवरेट फनकार है। ग्रुप नामा काम हो रहा है, ठीक है जी। वो ये नहीं है कि यार ये काम वाला बंदा है, ये काम वाला बंदा नहीं है। वो काम वाला नहीं भी है ना, तो उसको वो रख भी रहे हैं, उसका अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। चलाना है अपनी टीम को उन्होंने हर हाल में। मैं इधर ड्रामा कर रहा था पिछले तकरीबन 8-9 माह से, मैं ना रेक्स पे ड्रामा कर रहा था इजाज चंदा साहब के साथ। एक बस अब नाम ले लिया, वो हमारे डायरेक्टर थे। वो 2 बंदों को बड़ा प्रोटोकॉल दे रहे थे, 2 बंदों को। मैं उन्हें यार कह रहा हूँ कि अगर कोई फनकार देख रहे हैं तो मैं दिल में बात नहीं रखता। लोग मेरे बारे में ये कहते हैं सब आर्टिस्ट के, यार जो मुझे जानते तरीके से, वो कहता कि यार एक कड़वा जरूर है पर बात सच्ची करता है। इजाज चंदा साहब का नाम लिया, वो 2 बंदों को बड़ा प्रोटोकॉल दे रहा था। एक दिन मैं ना चंदा साहब को ऐसे थोड़ा सा खींच के आगे लिया, मैं कहा चंदा साहब इधर आओ, इन 2 बंदों को जो प्रोटोकॉल दे रहे हो, अगर हम काम नहीं कर रहे, हमारा काम नहीं है इस काबिल, तो प्रोड्यूसर हमें फ्री के पैसे क्यों दे रहा है? प्रोड्यूसर का किसको निकाल दो। हम ऐसे पैसे लेकर हमारे जमीर ही मुतमईन नहीं हो रहा। तो काम नजर आता है, आप जो कुछ करते हो नजर आता है, पब्लिक देखती है आपको। वैसे भी मीडिया का मैं एक बात करती हूँ, हमेशा जो दिखता है वो बिकता है। अच्छा, आपका काम अच्छा दिखेगा, वो लाजमी लोग उसको देखेंगे, फिर आप अप्रिशिएट भी करेंगे आपको। अच्छा, फिर जो स्टेज का स्पेशली हमारे यहाँ जो एक माइंडसेट बन चुका हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर जो हम कमर्शियल थिएटर की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी इस तरह की आएंगी जिसमें हमारी फैमिलीज़ भी, हालांकि अब जाहिर सी बात है आर्टिस्टों को जाहिर सी बात उनका प्लेटफॉर्म इस तरीके का है कि वहाँ पर उन्होंने अपने एक काम का हुनर जो है वो दिखाना है, कॉमेडी करनी है। ठीक है, स्क्रिप्ट तो नहीं है कि कॉमेडी ही है। और लकी का ये है कि लकी बगैर स्क्रिप्ट के 1 मैन शो, मैंने अक्सर इवेंट भी देखे हैं, कंपनियों के शोज भी करता है, एनजीओ के साथ, मेरे साथ भी काफ़ी इन्होंने काम किया। अभी रिसेंटली फेस्टिवल हुआ 1 डे का, तो हमने 8 दिन रिहर्सल की और हम इंतज़ार में रहे, लेकिन बस फिर बाई चांस जो चीज़ें चल रही हैं वही हुआ, वो तो नसीब की बात है। लेकिन 8 दिन लकी जो है ना रिहर्सल पे डेली आता रहा है। ये बड़ा कम ऐसे होता कि आर्टिस्ट रिहर्सल पे आए, वो भी मुल्तान में। इतने दिन रिहर्सल नहीं चलती मुल्तान में। जितने भी कमर्शियल थिएटर हैं सिर्फ वेडनेसडे और होता है कि जुमेरात, और बस जुमे को
ड्रामा है, 2 दिन रिहर्सल होती है, उसमें भी आर्टिस्ट कंप्लीट नहीं होते हैं। अभी मेन क्या आप समझती हैं, आप आर्टिस्टों को साथ लेकर चल रही हैं तो क्या इश्यूज देखती हैं? मुल्तान में जो हमारे 50+ आर्टिस्ट थे उनका तकरीबन 1.5-2 साल से स्पोर्ट फंड नहीं आ रहा, जो कि बुजुर्ग हैं। हम समझ लें कि जिनको हमने रिटायर किया हुआ घरों में बैठे हैं, जिन्होंने अपनी जवानी के 25 से 30 साल हमारे शोबिज़ इंडस्ट्री को दिए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को दिए, उनको जो है बिल्कुल ही इन्होंने ज़िंदा ही दफन कर दिया है। मैं ये अल्फाज ज़रूर कहूँगी हमारी हुकूमत ने। अगर हुकूमत का कोई भी बंदा हमारी बात सुन रहा है तो प्लीज़ नोट किया जाए, जो मुल्तान के फ़नकार हैं जो कि घरों में बैठे हुए, एक तो मुल्तान में थिएटर गिनती के 2 रह गए हैं, कोई भी प्रोडक्शन हाउस नहीं है, चैनल भी आपके सामने है, और मुल्तान में कोई भी काम नहीं हो रहा। पूरे जो इंडस्ट्री ऐसे लगता है लाहौर और कराची में समा गई है। तो मुल्तान के आर्टिस्ट कहाँ पे जाएं, किसको फरियाद करें? हाँ, हुकूमती हेल्पलाइन जो नंबर था, हमने रमज़ान शरीफ में हर साल हम अपने आर्टिस्टों को राशन पानी, ईद शीद हर चीज़, हमारी तंजीम भी, हमारे प्रोड्यूसर भी मिल के देते थे, लेकिन इस रमज़ान शरीफ में किसी ने कोई हाल नहीं पूछा। स्पॉन्सर ही नहीं है मुल्तान में, इवेंट ही नहीं हो रहे मुल्तान में। मुल्तान के फ़नकार तो बिल्कुल ऐसे समझ लें कि ज़िंदा ही हुकूमत ने भी और जितनी भी तंजीमें उन्होंने दफन कर दिया। क्यों, किस लिए? फ़नकार जो हैं, मुल्तान के जो लोग हैं, वो वोट नहीं देते, वो टैक्स नहीं देते, क्या वो जिंदा नहीं है? क्यों आप इतना इग्नोर कर रहे हैं मुल्तान के फनकारों को? तो मैं तो स्ट्रिक्टली ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ खुदा के लिए, साल बाद रमज़ान शरीफ आता है तो फनकारों को भी अपनी खुशियों में शामिल किया जाए। और मुल्तान में जितनी कंपनियां हैं, तो पहले फंड देते थे, हमें शमा वाले देते थे, लेकिन अब वो कंपनी ही ख़त्म हो गई है। बाकी जो कंपनी है उनका कोई रोल नहीं है कि होना चाहिए फ़नकारों को याद करें। हल्कि हर कंपनी का शो होता है, फ़नकारों को बुलाया जाता है, रिक्वेस्ट होती है कि जी अब चलो कोई बात नहीं, आप इतने कर लें, इतने काम अब करें। सारे कंपनियों के शो हो रहे होते हैं, लकी खान साहब भी जाते हैं और भी हमारे आर्टिस्ट हैं वो जाती हैं, लेकिन जब कोई खुशी गमी आती है तो फ़नकारों को भूल जाती हैं। आखिर क्यों? पहली बात है, हुकूमत को इंतज़ामात करने चाहिए, हर साल होते हैं, हर चीज़ पे हर महीने कोई ना कोई चीज़ें चल रही होती, तो फनकारों को क्यों इग्नोर कर दिया गया? रजिस्टर भी हैं, लाहौर तक रजिस्टर हैं, और उनकी फ़ाइलें जमा करवा के फ़नकार थक गए हैं। उनको बड़ा इंतज़ार था कि रमज़ानुल मुबारक में हमारे लिए कोई अच्छा पैकेज हुकूमत की तरफ से आएगा, लेकिन नहीं। जिनके मेडिकल के इशू हैं, मेडिकल हमने फ़ाइलें उनकी बना के दी हुई हैं, कुछ को एक आधे फ़नकार को मिले भी हैं, लेकिन बाकी जो फ़नकार है वो कहाँ जाए? 105 फ़नकार हैं जो सिर्फ जिनकी फ़ाइलें बनी हुई, जिनको कुछ मिलता था, लेकिन अब कुछ भी नहीं मिल रहा। तो मैं यही अपील करूंगी कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो खुदा के लिए फनकारों के लिए आप कुछ ना कुछ सोचें और उनके लिए कुछ ना कुछ आप करें। ये आपकी आखिरत का भला है कि देखिए ना, बुजुर्ग फनकार हैं, घरों में बैठे हुए, वो काम नहीं कर सकते, और फनकार वैसे भी बड़े नाजुक दिल का होता है। वो कारोबार, क्या कारोबार करें? क्या हालात हैं अपने मुल्क के? देखें, महंगाई इतनी हो गई है, जाहिर सी बात है, परेशानियां फनकारों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। मुल्तान वालों ने ना कुछ मैडम अपने साथ भी ज्यादती खुद की, कुछ ने ज्यादती की या प्लानिंग की। जो पहले ड्रामे होते थे ना, उन हमारे जो प्रोड्यूसर हजरात थे, डायरेक्टर हजरात, उन्होंने ड्रामों की सीडी बनने नहीं दी। दूसरे शहर में सीडियां बनती थी, एक्टर हिट हो गए, स्टार बन गए, क्लिक हो गए, आउट ऑफ कंट्री ड्रामा करने चले, रिकॉर्ड है उनके पास, रिकॉर्ड है, उनका स्कोर है, नजर आता है। हमारे जो मुल्तान में ड्रामा होता था ना, बड़े सुपर डुपर ड्रामे, हमारे मुल्तान के जो डायरेक्टर हैं, शहनशाह था ड्रामा, हमारे जो जवार बलोच साहब है हमारे मुल्तान के, वो उसको कहा जाता है स्टेज का सैयद नूर। जो पाकिस्तान का सैयद नूर है, उसको स्टेज का सैयद नूर कहा जाता है, और बाकी वो सैयद नूर है जिसका नाम जवार बलोच साहब है। उनके ड्रामे बड़े सुपर डुपर ड्रामे गए, आउट ऑफ कंट्री हुए उनके ड्रामे, और कमाल ड्रामे, पर उन्हें वीडियो नहीं बनने दिया। उन्होंने कहा अगर इसमें वीडियो बन गया ना तो ये तो स्टार बन जाएंगे। ये जो हमारे से जो एक्टर हमारे से हफ्ते का 30,000 या 40,000 रुपये हफ्ता लेता है, ये तो सीधा 2.5 लाख पे पहुंच जाएगा, 2.5 लाख मांगेगा ये तो आगे निकल जाएंगे, फिर ये हमारे पास कौन काम करेगा? तो बड़ी प्लानिंग से काम हुआ। अच्छा, मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, लकी से भी जानते हैं, जाहिर सी बात है फनकारों के बहुत सारे इश्यूज भी हैं, उनको लेकर वो लोग चल भी रहे हैं, सर्वाइव भी कर रहे हैं,
क्या समझते हैं क्या मसाइल हैं, उनको किस तरीके से जो है वो हल किया जा सकता है, या आप समझते हैं कि हुकूमत जो है वो सपोर्ट करे इस हवाले से? सबसे पहली बात यह कि फनकारों की पेमेंटें वहीं खड़ी हैं, महंगाई बहुत हो गई है। वसाइल तो इतने ना, पेट्रोल महंगा हो गया, अब तो पेट्रोल सस्ता हो गया जी, 10 रुपए कल रात 10 रुपए सस्ता हुआ ना सर। बिजली महंगी हो गया, अब अगर पेट्रोल सस्ता तो बिजली महंगी होगी। ये चीजें बहुत महंगी है। एक पहले हम सूट लेते थे ना तो वो 1000 रुपए का हमें सूट मिल जाता था, 200-300 रुपए उसकी सिलाई होती थी, ये 500 रुपए सिलाई लगा लो। अब 3000-3500 सूट कम नहीं, 4000 रुपए से 1500 उसकी सिलाई है। अब पेमेंटें हमारी वही हैं, और मतलब कि हमारे जो मतलब अखराजात घर के लेना देना ये बढ़ गए, तो टिकट का रेट भी थोड़ा महंगा हो गया, पर फनकार वही है। हर दौर में कुर्बानी फनकार नहीं दी है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए, हमारे प्रोड्यूसर आजाद को भी चाहिए कि टिकट आपने महंगी कर दी है तो फनकारों की उसमें भी इजाफा किया जाए ना, ताकि वे काम भी कर रहे हैं, पेमेंट में इजाफा किया जाए। फिर जैसे मैडम फौजिया कह रही हैं कि फनकार, मेरी एक आदत है, मैं कभी पेमेंट के लिए खड़ा नहीं हूँ। मैं या मुझे समझ लो कि पागल कह लो या सको कह लो, या नहीं सच्ची बात, मैं सच्ची बात, मैं पेमेंट के लिए खड़ा नहीं होता, मैं सीधा तो भाई पैसे दे। हाँ, मुंह पे बात कर देता है कि जो भी दिल में हो ना बात। यार इतनी मेहनत की, इतनी गर्मी में लोगों को हंसाया। मैं प्रोग्राम में ऑन ईयर कह रहा हूँ, चाहे आप कभी कोई बड़ा डायरेक्टर भी आ जाए, जवार बलोच साहब के बाद अगर मैंने किसी के पास काम किया ना तो उसने मुझे नहीं समझाया कि ये करना है। उन्होंने कहा यार तू फलाने प्रोग्राम है, मतलब कि तू चौकीदार है, या तू कपड़ा बेच रहा है, या तू इस घर में तेरे बहन की शादी हुई है या तेरे भाई की शादी हुई है, मतलब उसने मुझे सिर्फ 1 लाइन बताई कि ये करना है तूने, बाकी मैंने हमेशा अपनी तरफ से काम किया। अच्छा, आप नहीं समझते स्टोरी अगर नहीं होगी, राइटर हमारे पास नहीं होगा, स्क्रिप्ट नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है प्रॉपर वो बड़ा एक मुश्किल हो जाता है लोगों को। आप इतना लोग आए हुए हैं, आपको उनको लेकर चलना, जाहिर सी बात है वो तो आपको देखने आए हैं ना। और अगर आपके पास स्टोरी, वो पहला दौर था जो आप कह रही हैं ना कि पहले दौर में लोग पूछते थे क्या ड्रामे में अमानुल्लाह साहब है, सुहेल अहमद साहब है, मस्ताना साहब है, ये पूछते थे। आप वो नहीं पूछते कि ड्रामे में फलाना, आप पूछते हैं लड़की सुंबल खान है, ड्रामे में दीदार मुल्तानी है, ये लड़कियों को पूछता है। वो ड्रामा रहे ना, पिछले दिनों की एक बार में जेन्युइन बात है, मैं बाहर ड्रामा करके निकला तो उसने कहा यार क्या बात है, आपने कमाल काम किया लकी भाई, आपके काम का मजा आ गया यार, छा गए आप। मैंने कहा मेहरबानी यार, लकी भाई के लिए स्टिंग बोतल लिया, बोतल मैंने पी। यार वो फलानी लड़की का नंबर तो दो, मैंने कहा उसका तो नंबर नहीं है, कह स्टिंग के पैसे फिर दे के जाइए। तो ये लोगों के माइंडसेट जो है, सोच है। और हमारे अक्सर मुल्तान के कैरेक्टर इकबाल विक्की, जमील बूटा, 2 फनकार हैं, ये आज सुपर डुपर ड्रामे किए जिन्होंने बहुत फन की, वो हाल में उतरे हैं लड़ाई के लिए, हाल भरा हुआ पब्लिक से, और उन्हें कुछ ऐसा इशारा या ऐसा जुमला कसा गया कि वो लड़ पड़े हैं, कई बार लड़ पड़े। वो फनकार का काम नहीं है लड़ना, पर बात पब्लिक ने कोई ऐसा वहाँ पे जुमला बोल दिया, बर्दाश्त नहीं हुआ, थिएटर से बाहर निकले लोगों ने जुमला कस दिया कि यार वो जिन्होंने ड्रामे इतने सुपर डुपर ड्रामे दिए इकबाल विक्की सामने, मैं कह रहा हूँ कि टॉप का विलन है जमील भाई, जमील बूटा भाई इस टाइम एक चिकन पीस बेच रहे हैं, और ड्रामा वो मुल्तान का शाहरुख खान है। ऐसा बड़ा काम किया, लाहौर में भी काम किया, लाहौर में भी उसने काम किया, इफ्तिखार ठाकुर साहब के साथ काम किया उन्होंने, सुपर डुपर स्टारों के साथ काम किया। परफेक्ट एक्टर है, किसी चीज की कमी नहीं, अल्लाह ने उसको इतना नवाजा। कॉमेडियन एक्टर और हीरो के रोल में, सैड रोल में बड़ा काम किया उसने, ड्रामे किए हैं, लाइव ड्रामे किए हैं, लोग फैमिलियर हो रही हैं, उसने ऐसा परफॉर्म किया। इस्लामी ड्रामे भी किए उन्होंने, इस्लाही खेल भी पेश किया आर्ट कौंसिल में, बड़ा काम किया उसने। मगर अच्छा वो ये ना आर्टिस्ट है, वो तो अपना काम, उसके पास जो अल्लाह ताला ने उसको एक खुदादाद जो सलाहियत दी है, वो तो वो अपने उसी जज्बे के साथ उसको परफॉर्म करेगा। लाइक पता है हम यहाँ पे देख लें इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा आप अपना जो है वो दे देते हो टाइम, और उसके बाद उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलता। यही तो बात आपका मतलब एक होता है कि जब आप बीमार पड़े होते हो, या हमने कितने अपने आर्टिस्टों को इसी तरीके से देखा कि जब उनके ऊपर बुरा वक्त आए कि अरूज उनका देखा, अरूज में हर बंदा जो है ना मिलने के लिए लोग तरसते थे, आपने कहा यार एक सेल्फी, एक इनके साथ थोड़ा सा आप उनको मिलने के लिए या एक ऑटोग्राफ लेने के लिए आप लोग जो है बहुत ज्यादा बेताब होते हो। लेकिन जब इस तरह का कोई मुश्किल वक्त आता है तो फिर उस मुश्किल वक्त में कोई भी साथ खड़ा नहीं होता। आपकी बात बजाय हमने आपने हमारे जो ड्रामा लाइन है ना, इसमें हमारे कुछ प्रोड्यूसर हजरात है, डायरेक्टर हजरात है, इन्होंने हमारे ना अपना मेयार खुद गिरा दिया। जो बंदा टिकट लेकर ड्रामा देखता था, 4000 रुपये की टिकट लेकर ड्रामा देखता था, 3000 3500 की,
वही बंदा 50,000 रुपये खर्च करके आपके पास बैठा होता है, लड़की से गपशप करता है, और सुनाओ कैसी हो, ठीक हो, आप खैर खैरियत से हो। हर लड़की के पास बैठा होता है, लड़की करीब पहुंच जाता है, ड्रामा चल रहा है, ग्रीन रूम पे वीडियो कॉल चल रही है, जो हमारी प्राइवेसी वो खत्म होगी, लड़की मोबाइल पर दिखा रही है, ये हमारा ग्रीन रूम है, ये मैं तैयार हो रही हूँ, ये मेरे साथ फलानी तैयार हो रही है, और ये फलानी अभी आई है, ये प्राइवेसी खत्म होगी। एक्चुअली आप कहते हैं सोशल मीडिया पे जो है वो सोशल मीडिया पे आपका जो एक थोड़ा सा एक होता है कि ड्रामे का क्यूरियोसिटी होती है लोगों को, अच्छा यार ड्रामा देखने जा रहे हैं, क्या होगा, क्या स्टोरी होगी, या कौन आर्टिस्ट है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा होगा, तो ये आपका जो है वो चीजें जो है वो सोशल मीडिया ने ना ये जहाँ पे इसके फ़ायदे भी हुए हैं तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ कि जो चीज़ें हमारी सीक्रेट होती हैं तो जो लोगों ने पर्दे के उसमें देखनी होती है, 40 मिनट के ड्रामे के बाद एंड अप देखना होता है कि इस ड्रामे में क्या होगा, क्या सीन होगा, वो सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं। और ग्रीन रूम में तो अब खैर मोबाइल अलाउ नहीं है, विजिलेंस कमेटी वालों ने जुर्माना रखा हुआ है कि अगर कोई भी मेल फीमेल मोबाइल यूज़ करेगा तो उस पर जुर्माना है। तो बाकी सोशल मीडिया ने ये चीज़ें जो जहाँ पे राब्ते जो हैं बड़े होते थे, महदूद होते थे, तब PTCL नंबर होता था तो मोबाइल होता था, तब इतने राब्ते नहीं होते, तब तो पल पल की खबर होती है। अब ये चल रहा है कि कमर्शियल थिएटर में रोज़ जितनी फीमेल है उसकी बड़ी पिक लगेगी पब्लिसिटी में, उतनी उसने सीटें भी देनी है। तो मेरा नहीं ख्याल जब समझ रहे हैं आप क्या कह रही हैं, एक होती फारी मुर्गी, एक होती ब्लैलर मुर्गी। फारी मुर्गी बड़ी देर से जवान होती है, फिर बड़ी देर से जाके कटती है। एक ब्लैलर मुर्गी होती है, ये और हो गई। ये जो आजकल की लड़कियां आपके प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग कह रहा हूँ, सुन लेना, ये 10 साल ज्यादा स्टार जो होता है ना, कम से कम 25 साल का होता है, 25 साल उसका स्टारिज्म बरकरार रहता है। ये आर्टिस्ट जो है ये 10 साल के आर्टिस्ट हैं। ना नहीं लकी साहब, नहीं मुश्किल से 2-3 साल, ये बड़ी जल्दी से देखें जी, अरूज आ गया और फिर वो खत्म, तो फैन कितने दिन रहेंगे। ये प्रोड्यूसर को तब तक पेरेंट जब उनको टिकटें दे रही है। एक लड़की 2 लाख वीक की 3 लाख उसकी पेमेंट है, वो वीक के 3 लाख पेमेंट ले रही है, तो वीक के वो उसको प्रोड्यूसर को वो टिकटें भी दे रही है, यानी वो 100 मतलब कि हफ्ते के उसने 50 टिकटें दे दी हैं। 3,000 रुपए की 4,000 रुपए की टिकट है, तो 50 के हिसाब से लगा लो कितनी टिकट होगी 3,000 के हिसाब से। तो आप समझते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा जो है वो अभी हम देखें तो मतलब स्टेज के हवाले से भी फेवरेटिज्म भी है लोगों के, इस हवाले से भी बहुत ज्यादा फनकारों को उस तरीके से जो है अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। मैं मैडम जी मैं बात कर रहा हूँ कि एक लड़की को स्टेज का मूव का ही नहीं पता, उसको स्टेज का हिस्सों का नहीं पता कि स्टेज के कितने हिस्से हैं, आउटकम से होना है का नहीं पता। वो आ रही है जी, ये अपनी गाड़ी है या रेंट की गाड़ी है, ये जिस तरीके से उसने लिया उसको पता की गाड़ी है, ठीक है। वो जिस गाड़ी में आ रही है, पर्स उसने ऐड डाला हुआ, उसने एक अजीब सी इंडियन फिल्म में देख के उसको पिक किया, वो ड्रेसिंग की उसने। हमें इन चीज से गुस्सा आता है, आर्टिस्ट जो होता है ना वो शो पीस होता है, पर वो एक औरत जात है, वो किसी की बहन भी है, किसी की माँ भी है, किसी की बेटी भी है, औरत जात है, वो उसको अपने हया का भी ख्याल करना चाहिए। हम ये तो नहीं कि हम किसी गंदे फैमिली से, हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं हम सब अच्छी फैमिली से हैं, तो मकसद कहने है कि वो आई पर्स डाला हुआ, उसने रेड बुल यहाँ पकड़ा हुआ है जी, ये वो, उसको ये नहीं पता क्या करना है कि मैंने करना क्या है, स्टेज पे जाके बोलना क्या है। कोई इसमें लेडीज भी फैमिली, कई फैमिली ड्रामा देखने आती है। जब फैमिली आती है ना, मैं देख लेता हूँ पर्दे में से कि फैमिली आई हुई है, मैं काफी बातें अपनी छोड़ देता हूँ कि ये बातें मैं अपनी माँ बहन के सामने नहीं कर सकता, तो मैं ये भी किसी की माँ बहन है, ये भी किसी की बेटी, मैं कई बातों पे कैंची फेर देता हूँ। अच्छा, वो तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से आप एक काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं, बहुत सारी आर्टिस्ट इस तरह की भी आती हैं जो कहती हैं कि हमारी जी स्टोरी इस तरह है, डिमांड्स ऐसी होती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ प्रोफेशनल जो है ना काम, और इसके साथ जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं उनको पता होता है कि किस तरीके से रूल्स को, किस तरीके से हमने काम को लेकर चलना है। हमारे यहाँ ये चीजें खत्म होती जा रही हैं। जो आप आसमा कहना चाह रहे हैं ना, वो निकल गए मुल्तान से। अब नई लड़कियां, मैं उनके नाम भी नहीं जानती, वही लकी साहब ने बताया ना आपको, वो न्यू है लड़की है, उसको नहीं पता कि हमने स्टेज पे कैसे खड़े होना है, हमने किस। अच्छा, आप इसमें कुछ अच्छे डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, या एक आपकी जिस तरह से कमेटी बनी हुई है, उन कमेटीज को चाहिए कि जो है वो इस तरीके से प्रॉपर इसको आगे लेकर चलें। कमेटी या इसमें क्या समझती हैं आप कि किस तरीके से हम रोल प्ले कर सकते हैं कि स्टेज को बेहतर किया जा सकता है? स्टेज को बेहतर किया जा सकता है जब हम आर्ट काउंसिल में परफॉर्म करते हैं, कोई ड्रामा करते हैं, देखें उसमें प्रॉपर जो कमर्शियल थिएटर में डांस हो रहे हैं वो आर्ट काउंसिल में नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे फैमिली आती है, वो सरकारी हाल है। आप कमर्शियल थिएटर में जाके देखिए, मुल्तान में अब थिएटर है कितने, गिनती के 2, वैसे ही बंद रहा, मेरे ख्याल में महीना 1.5 महीना बंद रहा। जैसे मैडम कह रही ना, आप डायरेक्टर है ड्रामे के, मैडम आपके पास काम कर रही है, लेट आ गई, आप इसको समझा रही हैं,
पर ये लेट आई, आप इसको ड्रामे से निकाल भी नहीं सकते क्योंकि प्रोड्यूसर की लाडली है, क्योंकि उसने इनकम देनी है, उसने पेमेंट देनी है, आपको बिजनेस देना है, आप कैसे निकाल सकते हो? वो कहती आती है, एक उसका मेकअप आर्टिस्ट है, उसने जूते, मेकअप आर्टिस्ट ही संभाले जाते माशाल्लाह से हमारे कमर्शियल थिएटर में, और जूते पहनाने वाला और है, कपड़े पहनाने वाला और है, मेकअप आर्टिस्ट है, उसके जी लाइनें हैं जो लोग आ रहे हैं, हाँ जी ठीक है हम आपको ड्रामे के बाद मिल रहे हैं, फला खाना खिला दो, फला चीज ले दो। वो डिफरेंट जाहिर, वो हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है, उसको हम डिस्कस करना, या वो हमें हमारा वो है भी नहीं कि हम किसी की पर्सनल लाइफ को डिस्कस करें। नहीं, इफेक्ट पड़ता है उस पे, देख के ना नई लड़कियां उनको, नई लड़कियां उसको देखती हैं, हफ्ते 10 दिन बाद उनके भी पढ़ निकल आते हैं। मुल्तान में 4-5 लड़कियां थी जो काम वाली थी, मैं आपको रियल बात है, दीदार मुल्तानी काम वाली लड़की थी, वो अब मुल्तान छोड़ के चली गई। अमरोजिया काम की लड़की थी, वो मुल्तान स्क्रिप्ट करने वाली, हर रोल बेहतरीन आर्टिस्ट थी, वो मुल्तान छोड़कर चली गई। सुंबल खान थी, फील्ड की वाही लड़की जो सबसे ज्यादा पढ़ी है, जिसने तालीम है और तमीजदार हो, उसको पता है कि किससे किस तरह बात करना है, जुने से किस तरह बात करना है, सीने से किस तरह बात करना है, बहुत इज्जत करती है। और वो पढ़ी लिखी लड़की थी, वो भी आपका मुल्तान शहर छोड़ के चली गई। डॉक्टर अहमद खान आपके पाक मुल्तान की स्टार है, जिसने मुल्तान का नाम रोशन पूरी दुनिया में किया मुशायरे के हवाले से, वो भी पाक मुल्तान आपका छोड़ के चले गए। ईद पे वो ड्रामा इस टाइम वो जेलम कर रही है। मेरी कल परसों उनसे बात हुई है, अल्लाह करे जी हमारा प्रोग्राम भी बन रहा है बारमूला जाने का। सही, चलें जी, इस पे मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, मसाइलों पे तो बहुत सारी बात हो गई, ये बताएं ना आर्टिस्ट अपनी ईद किस तरीके से मनाते हैं? आर्टिस्ट अपनी ईद जो है ना डबल तैयारी के साथ मनाता है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम उन्होंने कुर्बानी देनी होती है और शाम के टाइम 2 शो होते हैं, तो इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा बर्डन होते हैं बेचारे फनकारों पे। और 4 दिन जो है डबल शो ही चलते हैं, जुमा, हफ्ता, इतवार, सोमवार। मतलब अब तो ईद आ रही है मंडे से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे तक इनके शो ईद ही चल रही है। कोई होश नहीं होता फनकारों को, हमने कहाँ जाना है, क्या करना है। ईद के बाद रिलैक्स होती हैं तो फिर मतलब उनकी ईद होती है। आप कहाँ ईद जो है वो ये बताएं, खुद गोश्त वगैरह खुद बनाती हैं, कुकिंग करती हैं, क्या करती हैं? कुर्बानी से बड़ा डर लगता है। क्यों? अभी मैं कुर्बानी से इनको डर लगता है, गोश्त इकट्ठा करती हैं सर। वो आप अपने मुझे लगता है फ्रिजों में जो है ना वो फ्रीज खाती नहीं हूँ बिल्कुल ही। अच्छा। कुर्बानी करते हुए जानवर जब ज़िबा करते हैं ना, अपने पल्ले से नहीं खाती, दूसरे को पल्ले से जुगते शुरू हो गई है। अच्छा, कसाई मुझे कहता है कि बाजी आप ना हाथ रख दें कुर्बानी के जानवर को। मैंने कहा भाई मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। कहते हैं बाजी तू सताप का सही हो। मैं क्या कि मैं सही है भाई, तू डॉक्टर नहीं, तू रोज ने कितने ऑपरेशन करेंदे हो, तू सताप का सही हो। मैं कहा ठीक है भाई, आप ठीक कह रही हो, यकीन करो आसमा, मैं कुर्बानी वाला जानवर देख ही नहीं सकती। अभी भी जो दिल है बचपन की तरह ना कि बर्दाश्त नहीं होता। कितने बकरे तुमने हलाल किए, किसी ने भी नहीं किए। कुछ बच्चे भी पड़े हैं। अच्छा, देखिए आपने कुर्बानी का सिलसिला कैसा रहता है? खुद घर में जो है होता अक्सर होता है ना, खुद आप बकरा जो है, अभी तो कसाईयों की भी बड़ी कमी होती है ना, अनाड़ी कसाई बहुत फिर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हैं वो इसमें होता है कि आप भी हमने किया है रोल प्ले अनाड़ी कसाई। मैंने काफी मतलब कि आपके चैनल के हवाले से, मजीद चैनलों के हवाले से मैंने ये एज ए मतलब कसाई का मैंने बड़ा काम किया। मेरे बड़े भाई हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी करे, आजकल जरा बीमार है। मैं हमेशा जो है ना, मैं वो कुर्बानी मतलब कि पैसे वगैरह मैं देता हूँ, वही मतलब कि सिलसिला करते हैं, सारा कुछ वही करते हैं। वही मतलब कि जब से मेरी वालदा फौत हुई है ना, उनसे पहले मेरे भाई फौत हुए थे, जब से मेरे भाई फौत हुए हैं, फिर मेरी वालदा फौत हुई हैं, फिर मेरे दूसरे भाई फौत हुए, तो मेरे जब से घर में मतलब कि ये सिचुएशन आई ना, मैंने कभी, मुझे नहीं याद कि मैंने ईद पे नए कपड़े पहने। जब से मैं ईद की नमाज पढ़ के ना, मैं फौरन अपने तेजी में निकलता हूँ वहाँ से ना, फौरन अपने कमरे में आता हूँ, कमरे के मतलब के अंदर जाके कुंडी लगा के मैं सो जाता हूँ। ये मैं किसी से मिलता ही नहीं कि गोश्त वोश जो है ना, मकसद कहने का जो नसीब में वो मैं खा लेता हूँ, वो आ जाता है घर। बाकी अपने इससे कभी नहीं पूछा। तो बाकी तो होती जिनकी ईद होती है, ईद होती है माँ बाप के साथ। आजकल टिकटॉक पे भी चल रही है बातें, पर ये वाकई माँ बाप से होती हैं। तो मेरे जब से माँ बाप दुनिया से गए हैं ना, तो मेरी ईद नहीं है। अल्लाह ताला उनकी और लोग हमेशा ईद के लिए बहुत सारी दुआ करें। वो कहते हैं ना, आप पेरेंट्स की दुआएं जो हैं वो आपके साथ हमेशा रहती हैं, वो साया बनकर आपके साथ जो है वो चलती रहती हैं। तो माँ बाप की खिदमत करें। मैं तो हमेशा बात करती हूँ, आपके बड़े कीमती रिश्ते होते हैं, जब तक ये जिंदा होते हैं आपके लिए यूँ समझें कि आप इनसे जितना फायदा, इनसे जितना प्यार, मोहब्बत,
समेट सकते हैं ना समेटे, इनको टाइम दें। तो जब ये इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर आपके पास जो है ना वो पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाता। वो कहते हैं ना जिंदगी में एक काश लफ्ज आ जाता है, यार अच्छा काश मैं ऐसा कर लेता या मैं ऐसा हो जाता। तो वो जिंदगी में उस काश को हटा के मेरा ख्याल में अगर जिनके माँ बाप उनके पास हैं, अल्लाह ताला उनका जो है वो उनको तौफीक दे कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करें। मैडम जी जिंदगी में ऐसा वक्त भी देखा कि मैं थिएटर से बाहर निकला हूँ ना, कुछ लोग खाना खा रहे तो मैं, होटल है वहाँ पे ना मुल्तान में, थिएटर जब मैं स्टार्ट किया था तो मैं होटल के बाहर खड़ा होता था कि यार बंदे रोटी खा रहे हैं, जो बच जाएंगी ना, ये जो बच जाएगी बाकी यार मुझे पता है बच जाएगी रोटी, यार ये 2 बंदे हैं, ये 10 रोटियां पड़ी हैं, नहीं खा सकते 10 रोटियां तो बच जाएंगी तो मैं खा लूंगा। तो ये बात कहने का मकसद है कि जिंदगी में आप अल्लाह ने सब कुछ दिया, वो टाइम भी देखा, वो दुख देखे, सुख, मतलब कि अब सुख भी है, सब कुछ है, घर पे सब कुछ है, अल्लाह ने सब कुछ अता कर दिया। पर कहने का मकसद है कि यार उन चीज़ों का मुझे कोई फायदा, मुझे मज़ा ही नहीं आता कि यार इन चीज़ों का मेरी वालदे ने, मेरे भाइयों ने, किसी ने इसका मतलब मज़ा नहीं लिया। मेरी माँ इसी में नहीं सोई, मेरी माँ ने ना इतना वो जो होना चाहिए वो मैं समझती हूँ वो बेहतर जगह पर है। आप ये सोचें कि वो बेहतर जगह पर हैं, वो जहाँ भी हैं अल्लाह ताला जो है वो जन्नत में। तो वो हमारे यहाँ पर हम लोग जितने मसाइल परेशानियां देख रहे हैं वो इस दुनिया से चले गए तो वो बेहतरीन। अब आपकी वालदैन, अल्लाह आपकी वालदैन है तो अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे। वालदा खुद हयात नहीं है तो मैं इस चीज को, इस पेन को समझ सकती हूँ। अल्लाह आपके वालिद साहब को जिंदगी दे। आमीन आमीन। अब लोग ड्रामा, जब मैं पहले करता था ना आउटडोर, तो मैं ड्रामा करके आता मैं जल्दी घर पहुंचूं अम्मी को मिलने के लिए। अब देखो ईद है और मैं ड्रामा ईद से बाहर करने जा रहा हूं। ये इवेंट्स ऐसे आते हैं ना, मेरी अभी रिसेंटली खाला की भी डेथ हुई है, तो वो मैं वालदा नहीं थी तो हम उनको वालदा का ही दर्जा देते थे क्योंकि बड़ी खाला थी, तो उनके साथ भी एफिलेशन बहुत ज़्यादा, मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी। अभी हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल एक टाइम है कि ईद के करीब ही उनकी डेथ हुई है और अभी 1 वीक से 10 दिन हुए हैं, अभी आज उनको कंप्लीट हो रहे हैं, उनकी डेथ हुई। तो वो हमारे लिए एक और सदमा, दोबारा अम्मी की याद, वो अम्मी की याद जो है वो दोबारा से वो जो है वो आग ताज़ा हो गई है। तो ये बड़े मुश्किल लम्हात होते हैं, आप उन खुशियों को सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। अच्छा आर्टिस्ट हम जैसे लोग होते हैं ना, अब जब सुबह आप शो पे आ जाए इस बात आपको एक स्माइल के साथ, आपको उसके साथ गम है अंदर, आप कितनी तकलीफ में होंगे, कितनी परेशानियों को आप आपके जहन में चल रही होंगी, आप फेस कर रहे होंगे, लेकिन जब हमने स्क्रीन पे आना है तो ऑब्वियसली हमें हैप्पी। स्टेज का एक शेर है, जब ड्रामा खत्म होता है तो पर्दा एक होता है वो बंद होता है, तो उसके बारे में एक शेर है कि पर्दा गिरते ही तमाशाई लौट जाते हैं अपने घरों को, पर्दा गिरते ही तमाशाई लौट जाते हैं अपने घरों को, फिर में बहुत रोते हैं ये लोग को हंसाने वाले। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो खुद बहुत हंसता हो ना वो खैर अंदर से बड़ा वो उतना ही टूटा हुआ और दुखी होता है। चले जी, बहुत मैं खुद रो पढ़ूंगी, इससे पहले कि मैं खुद रो पढ़ूं तो थोड़ा सा माहौल को चेंज करते हैं। अच्छा ये बताएं, जानवर आपने खरीदा है कि अभी खरीदना है? बड़ा जानवर हमने खरीदा है, तो मैं उसके साथ टिकटॉक बनाने गई हूँ, तो वहाँ से एक गाय मुझे घूर के देखती है, तो बच्चों को कहती हूँ मैं क्या ऐसे, मैं बड़ी गुस्से वाली गाँव, गुस्से वाले जानवर भी आ गए तो आपके लिए भी वो बबाले जान, मैं देखती हूँ वो मुझे ऐसे घूर के देख रही होती है, तो अम्मी कहती है तुम्हें ऐसे लगता है वो तो जानवर है, तू ना कैमरा उधर अगे लेके जा, उन्होंने की पता। अच्छा जाती भी जब भी मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, ये मोबाइल पड़े ना ऐसे देखना, मैं ऐसे उसे देखती हूँ कि मुझे देख तो नहीं रही, अच्छा ऐसे मैं देख रही हूँ, उसे देख रही हूँ कि मुझे पीछे से मार तो नहीं रही, वो इतना फनी वो वहाँ पे मोल, और बच्चे लेके घूम रहे होते हैं। आपके ना उससे कुर्बानी की मुकी हुई, टिकटॉक की नहीं मुकी हुई है, टिकटॉक के अलग पैसे होंगे। मेरी टिकटॉक है तो मैं हूँ, टिकटॉक के बगैर तो मेरी कोई लाइफ नहीं है। ये एक परसों की बात है, तो मैं यही बात कर रही थी, मैंने कहा जितने आप लोग टिकटॉक बना रही हो अपनी आखिरत बनाओ, क्यों इतनी आखिरत भी है उसमें? नहीं, मैं तिलावत करते हुई, अच्छा लकी खान साहब ये भी लोगों को बड़ा एतराज़ है आसमा, मुझे नहीं पता मैं सही हूँ या गलत है, तो मैं अक्सर तिलावत करती हूँ, मैं कुरान पाक की वीडियो बना रही होती हूँ, कोई नाज शरीफ चल रही है उसमें मैं वीडियो बना रही हूँ, तो क्या ये मैं बुरा करती हूँ? अक्सर लोग मुझ पर तनकीद करते हैं, मुझे नहीं पता, मेरा दिल करता है। अच्छा ये मेरा ख्याल में ये हर किसी की डिफरेंट इस पर राय हो सकती है, जाहिर सी बात है तनकीद जो है वो बहुत सारे, आप जब सोशल है ना, आप जाहिर सी बात है स्क्रीन पे आ रहे हैं तो फिर आपको तनकीद का भी सामना करना पड़ेगा। लोग आपको, कुछ लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपको सराहेंगे, आपको जो है आपकी मोटिवेशन आपकी बनते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जाहिर सी बात है वो आपको नहीं उससे, तो हर किसी का एक राय जो है वो हक भी है। तो अच्छा मैं समझती हूँ ये बड़ी पर्सनल चीजें होती हैं, चाहे आप इबादत कर रहे हैं, आपका और अल्लाह का जो अपने साथ आपका कनेक्शन है वो मैं कहती हूँ बड़ा आपका जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए। हाँ
अगर आप वाकई ही किसी को कोई मैसेज देना चाह रहे हैं तो उस लिहाज से अगर आप कुछ शो कर रहे हैं तो चले, वो तो देखिए कई लोग, मेरी जो स्टूडेंट है मेडिकल में, वो पूछती, मुझे देखती है मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं ऑपरेट भी कर रही हूँ तो मैं वीडियो बना रही होती हूँ, वो डिफिकल्ट पेशेंट होता है उसकी भी वीडियो मेरे सोशल मीडिया पे मौजूद है। वो जो 25 हमारे पास 20-25 बच्चियाँ हैं, हम देखें वो हमारी शागिर्द हैं, हम जो करेंगे वो उसको फॉलो करेंगे। तो हम मुसलमान हैं, हम अपनी इबादत को छुपा दें? अब कई लोग हमारे आर्टिस्ट, बड़े सीनियर आर्टिस्ट, भारत से भी, इंडिया से भी आर्टिस्ट गए हैं वहाँ पे खाना काबा पे उम्रा करने, उन्होंने भी तस्वीरें वीडियो की हुई हैं। तो देखिए ना, हम सबको पता चलता है कि वो मुस्लिम, मैं वही कह रही हूँ ना, हर किसी का डिफरेंट है, हमारा अपना माइंड है। आप साफ हैं तो बस आप करें। अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छा मैसेज कन्वे कर रही हैं, इस लिहाज से आप अपने आप को तो फिर बस ठीक है। इस बात का ना यहीं पे वेंडा पे अगर हम किसी को ऐसे करेंगे ना कि आप बहुत बुरे हो, तो 3 उंगलियां हमारी तरफ आती हैं, तो छोड़ो आपकी नियत काउंट होती है। हाँ, मैं ये कहती हूँ, आप किसी को जज नहीं करें, आप उसकी चीजों को देखते हो। आप प्रोग्राम चल रहा है ईद के हवाले से चल रहा है, कोई आगे ईद है, हम इस प्रोग्राम को तबलीग में लेके चले गए तो तबलीग नहीं, एक अच्छा मैसेज भी जरूरी है, वो जरूरी है कि बस तबलीग भी जरूरी है, पर ये अच्छा आप गोश्त मतलब कितना इकट्ठा करते हैं ये खाते हैं? आपने तो बात पहले खत्म कर दी कि मैं तो पहले ही उन्होंने अपने आप को बचा लिया। हाँ। मैं तो रूम में चला जाता हूँ, सो जाता हूँ, मैं कोई गोश्त। अच्छा, खाना जब बन जाता है तो फिर आप आ जाते हैं। मैडम अल्लाह जानता है, इंसान को कहते हैं ना कि पेट भर जाता है आंखें नहीं भरती, ये अल्लाह की रहमत है कि नियत नहीं भरती। वो अल्लाह का ऐसा करम है कि हमने गुर्बत देखी हुई है, अच्छा वक्त भी देखा, गुर्बत भी देखी है। जो मिल गया 1.25 लाख है, जो मिल गया 1.25 लाख है। और बात यह है कि जो नसीब में वो मिलना है और नसीब से ज्यादा मिलना नहीं है। और मैं कभी भी नहीं भागता इन चीजों के पीछे। मेरे दोस्तों को भी पता है, इंशाल्लाह जिंदगी में अल्लाह करे कोई ऐसा वक्त आए, कोई ऐसा मैं कोई प्ले करूं ऐसा, इंशाल्लाह उसके हवाले से भी आपको पता लगा कि मेरे अंदर लालच ही नहीं है। मैं अच्छी बात है, इंसान को इज्जत के साथ और अच्छी सोच के साथ, अच्छी नीयत के साथ जो जिंदगी को गुजारना चाहिए। इनसे मजीद भी जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, ईद के हवाले से जो है इनसे कुछ और बातें भी जानते हैं। ये बताएं कि कहीं घूमने फिरने भी जाते हैं? आपके तो काम वैसे बड़े बिजी होते होंगे, फैमिली तो बड़ी डिस्टर्ब होती होगी कि यार बच्चे हैं, बेगम है, तो वो कुछ इस हवाले से लकी यार घूमने फिरने और डिस्टर्ब तब होते हैं घर वाले जब वो घर में आपकी चीनी खत्म हो, आटा खत्म हो, घी खत्म हो, बिजली का बिल आपने ना भरो, आपका मीटर कट, जब ये चीजें आपकी हैप्पी हो ना तो फिर घर वाले हैप्पी हैं। अच्छा। वो ये नहीं पूछते हैं कि पहले का दौर था कि माँ या बीवी अपने शौहर को पूछती किधर हो, खैर से तुम ठीक तो हो, ये वो। अब वो दौर नहीं है, अब ये दौर है कैसे हो, ठीक हो, पैसे नहीं भेजे आपने। सही है। पहले के मकसद कहने के वो सिचुएशन नहीं है, आपको बस आपका बिजली का बिल कैगरी होना चाहिए, आपका टेलीफोन बैलेंस वगैरह पूरा हो, बेगम आपकी हैप्पी है तो बस समझ लगे सब हैप्पी है। चलेंगे। अच्छा फौजी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रही। लेकिन आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो का हिस्सा बने। और इसके साथ ही फनकारों के मसाइलों के हवाले से हमने बात की कि इस टाइम क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं और किस तरीके से उनको हल किया जा सकता है। तो इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जो है वो आपसे इजाज़त भी लेनी है, तो अपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो ईद के बाद जो है वो आपसे मुलाकात होगी, बल्कि ईद पे मुलाकात होगी। ईद के प्रोग्राम्स आपने देखने हैं तो उसमें इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके लिए जो है वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इंटरटेनमेंट हम आपके लिए लेकर आएंगे। एडवांस में बहुत बहुत ईद मुबारक। इंशाल्लाह ईद के बाद जो है वो मॉर्निंग शो जो है वो स्टार्ट होगा और फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ मेहमान भी होंगे और ईद की खुशियाँ भी सेलिब्रेट करेंगे और फिर हम यहाँ के हमारे जो सोशल इशूज़ हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़ जी।